नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है किंगडम फंगी। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने इस तरीके से अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी इस तरीके से सड़ी हुई ब्रेड जरूर देखी होगी, है ना। आप लोगों ने इस तरीके से रोटन ब्रेड जरूर देखी होगी और इस तरीके से आपने फ्रूट्स भी देखे होंगे सड़े हुए, ठीक है। अगर हम यहां से एक पीस उठाकर, अगर हम इस सड़ी हुई ब्रेड पे से एक पीस उठाकर कट कर कर और यहां से फ्रूट्स के ऊपर से भी एक पीस कट करके अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं बच्चों, तो हमें कुछ ऐसा नेटवर्क सा नजर आने वाला है। हमें इस तरीके से एक नेटवर्क नजर आने वाला है और इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। तो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, जिन्हें आज की क्लास में हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। हमें देखिए ऊपर से ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, यहाँ व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, बट जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इस तरीके से जाल सा बना हुआ है, ठीक है। इस जाल को माइसीलियम बोलते हैं। और भी इनके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें हैं बच्चों, जो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंगस के बारे में। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने दो किंगडम्स खत्म कर चुके हैं। हमने किंगडम मोनरा खत्म कर दिया जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद हमने किंगडम प्रोटिस्टा भी फिनिश कर दिया है जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसा किंगडम जिसमें सारे के सारे अपने यूकेरियोट्स आते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे रहने वाले हैं यूकेरियोट्स, बट यूकेरियोट्स की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने पढ़ा मोनरा में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। हमने क्या डिस्कस किया अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो बैक्टीरिया थे किंगडम मोनरा के मेंबर्स वो सारे के सारे थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। उनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बच्चों, उसके बाद हमने डिस्कस किया है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर थे, बट ये सारे के सारे अपने यूकैरियोटिक भी थे, है ना। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, ये सारे के सारे मेंबर्स यूकैरियोट्स तो हैं, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, इनके पास सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी है, बट बच्चों इनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी वेरिएबल है। यहां पर हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है, मोस्टली जो मेंबर्स है यहां पर, दे आर मल्टी सेलुलर। मोस्टली मेंबर्स आर व्हाट, दे आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर है सारे के सारे ज्यादातर। और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है फिलामेंट्स की फॉर्म में। जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो मैंने आपको माइसीलियम दिखाया है, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है हाइफे, अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी बॉडी जो पूरी की पूरी है वो बनी हुई है फिलामेंट से, इसलिए इनकी बॉडी को बोलते हैं कि दे आर फिलामेंटस, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बच्चों, जो कि यूनिसेलुलर है। अकेली फंगस जो हमारी यूनिसेलुलर होने वाली है वो है अपनी ईस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहां पर इसको यहीं पर याद कर लीजिए, इकलौती फंगस जो यूनिसेलुलर है वो होती है ईस्ट। ईस्ट का अपना साइंटिफिक नेम होता है बच्चों सेकहेरोमाइसीज, सेकहेरोमाइसीज। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, सेरीविएसी, सेरीविएसे, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसको याद कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में कई बार रिपीट होने वाला है ये नाम, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया है, इसका मतलब ये हो गया जो किंगडम फंगी के मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक एक्सेप्शन है हमारे पास, और वो मोस्टली मल्टीसेलुलर है। और उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, उनकी बॉडी जो है वो धागों से बनी हुई है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पर फिलामेंट्स वाली बॉडी है ना, यहाँ पर फिलामेंट्स अपने प्रेजेंट है, फिलामेंटस, लेट मी करेक्ट दिस, फिलामेंटस, ओके। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। अब यहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलने वाली है, किसमें, देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। अभी मैंने पहली स्लाइड पर आपको दिखाया है कि देखिए यहां पर बहुत सारे धागे धागे प्रेजेंट है। तो वो क्या है, वो उनकी मॉर्फोलॉजी है। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी फिलामेंट को देखेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग चीजें नजर आने वाली है। ये जो धागे हैं ये आपको अलग अलग टाइप के नजर आने वाले हैं, कहीं पर एसेप्टेट, कहीं पर सेप्टेट, अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी बच्चों होती है हैबिटेट में। तो दो इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर हो गई कि किंगडम फंगी के जो मेंबर्स हैं उनका जो अपना हैबिटेट है वहां पर बहुत डाइवर्सिटी है, और जो मॉर्फोलॉजी है, जो इनके फिलामेंट्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। अब हैबिटेट की बात करते हैं। देखिए, जब हमने बैक्टीरिया का हैबिटेट डिस्कस किया था तो बच्चों हमने ये बोला था दे आर यूबिक्विटस इन नेचर। ऐसा ही सेम फंगस के लिए, जो फंगस होती है वो भी अपनी कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, कॉस्मोपॉलिटन।
कॉस्मोपॉलिटन वर्ड का मतलब भी होता है जो हमें हर जगह देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि कहां कहां मिल सकती है, हवा में, एयर में मिल जाएगी, पानी में मिल जाएगी, सॉइल में भी हमें फंगस मिल जाएगी, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी हमें फंगस देखने के लिए मिलती है, प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स। तो यहां पर भी बैक्टीरिया की तरह बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हैबिटेट में, हर जगह देखने के लिए मिल रही है, पानी में, मिट्टी में, हवा में, प्लांट्स के अंदर, लिविंग प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी हम देखेंगे सड़े गले को खाती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग पे भी बहुत ज्यादा फंगस मिलती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मोस्टली मेंबर्स मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, उनके पास अपना न्यूक्लियस है, अपनी सेल ऑर्गेनेलिज है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक ऐसी फंगस जो अपनी यूनिसेलुलर है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेकहेरोमाइसिस सेरीवेसी, जो होती है अपनी ईस्ट। यहां पर डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया की तरह, किसमें, हैबिटेट में डाइवर्सिटी है, इसलिए हमने लिखा है इनका हैबिटेट दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने फंगी के बारे में। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। जो अपनी फंगस होती है दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इनको अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब दूसरों पर डिपेंडेंट, तो बच्चों ये भी 3 टाइप का हो सकता है। देखिए कुछ जो फंगस यहाँ पर होती हैं वो होती हैं सेप्रोफाइट्स। कुछ फंगस क्या कहलाती हैं, कुछ फंगस सड़े गले को खाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। कुछ फंगस दूसरे प्लांट्स या रूट्स के साथ दोस्ती बनाकर रहती है, उनको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोट्स। और एक तीसरे टाइप की फंगस होती है पैरासाइट्स। ये क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहती हैं, तो पैरासाइट की तरह उसका सब कुछ खाती है, खाना पीना सब उससे लेती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, तो पैरासाइट्स की तरह भी बिहेव करती है। इसका मतलब इन ऑल ये हुआ कि कोई भी फंगस अपना खाना खुद नहीं बना पा रही है, वो सारी की सारी किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट होती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, भले ही वो डेड हो, भले ही वो लिविंग हो। ओके चलिए, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बच्चों हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल हमें पता है कि जो सेल वॉल होती है वो अपनी बनी होती है काइटिन की, है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन प्लस थोड़े बहुत पॉलीसेक्राइड्स, थोड़े बहुत पॉलीसेक्राइड। काइटिन हमने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे। किस चीज का पॉलीमर है, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। ग्रोथ कंडीशंस क्या होती है, देखिए बच्चों आपने मोस्टली देखा होगा बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो फंगस होती है वो हमेशा ग्रो करती है ऐसी जगह पर जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो फंगस के लिए अपनी ग्रोथ कंडीशंस होती हैं वो होती हैं वार्म एंड थोड़ी सी इनको मॉइस्ट कंडीशंस भी चाहिए, नमी चाहिए इनको, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई है, उसमें थोड़े थोड़े पॉलीसेक्राइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्रोथ कंडीशंस जो चाहिए किसी भी फंगस को ग्रो करने के लिए वो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर कितना चल जाएगा, हल्का सा वार्म, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो फंगस होती है वो बहुत अच्छे से अपना ग्रो करती है। और क्या बिना पानी के ग्रो कर जाएगी, नहीं, इनको हल्की सी मॉइस्ट कंडीशंस भी चाहिए, मतलब हल्का सा मॉइस्चर भी होना चाहिए। तो मॉइस्चर ज्यादा होगा, अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी हल्का सा हाई होगा तो फंगस वहां पर बहुत अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आइए देखिए, अब फंगस के लिए जो हमारा इंप्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। हमें लगता है कि फंगस तो हमेशा गंदी होती है, चीजों को सड़ाती है, बीमारियां कॉज करती है, ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है। फंगस की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है बच्चों। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फंगस यूजफुल भी हो सकती है, फंगस हार्मफुल भी हो सकती है। देखिए यूजफुल देखिए, आप ब्रेड मिल रही है आपको, बियर सारा अल्कोहल मिल रहा है आपको, एंटीबायोटिक्स मिलती हैं आपको, कुछ एडिबल्स फॉर्म्स भी मिलती हैं यहाँ पर, कुछ खाने के लिए भी आपको वेजिटेबल्स मिलती है, ठीक है। खाने के लिए आपको जो फंगस होती है, बहुत सारी फंगस को जैसे मशरूम्स वगैरह को इनको खा सकते हो। अब यहाँ पर बहुत भयंकर फंगस भी होती है। देखिए ये नेल्स हैं, इस बंदे के नेल्स को खा लिया। नेल्स में क्या प्रेजेंट होता है आपको पता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है केराटिन, तो केराटिन पे फीड करती है। देखिए ये क्या कर दिया है, ये किसी ह्यूमन बीइंग की स्किन है, उस स्किन पे क्या कॉज कर दिया, देखिए रिंग वर्म्स कॉज कर दिए यहाँ पर इन्फेक्शन के बाद। ये देखिए कुछ फंगस ऐसी होती है बच्चों जो हाईली पॉइजनस होती है, डेथ हो जाएगी बंदे की एकदम तुरंत। और देखिए यहाँ पर प्लांट्स में भी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ इन ऑल जो हमारा इंप्रेशन होता है फंगस के लिए वो ठीक ठीक है, मतलब ये अच्छी भी हो सकती है और फंगस बुरी भी हो सकती है। तो इसी चीज को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूजफुल फंगस, तो यूजफुल फंगस में जो हम फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों कि भैया फंगस इज सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बियर। जो अपनी फंगस होती है वो ब्रेड एंड बियर का सोर्स है। कौन सी फंगस है? ब्रेड हो चाहे बियर हो, हमें दोनों एक ही फंगस से मिलने वाली है और फंगस है बच्चों अपनी ईस्ट। ईस्ट का नाम क्या होता है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, सेक हेरोमाइसिस सेरीविएसी। सेक हेरोमाइसिस सेरीविएसी लिख लिख के आप स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्पेलिंग आ जाएगी, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। सेरीविएसी, और इसमें बहुत सारे नाम आने वाले हैं, बहुत सारी फंगस के नाम हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो ठीक है, सुनिए देखिए बच्चों, अब हमें इस फंगस से ईस्ट से या सैक्रोमाइसिस सेरीविएसी से ब्रेड मिलती है, इसीलिए हम इस फंगस को ईस्ट को बोलते हैं इट इज बेकर्स ईस्ट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेकर्स ईस्ट तो ईस्ट, ठीक है, और सैक्रोमाइसिस सेरीविएसी। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए बियर किससे मिलती है, सोर्स ऑफ बियर क्या है, तो सोर्स होने वाला है अपना यही सेम फंगस, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। इसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। तो इस फंगस के अपने दो नाम हो गए बच्चों, एक बेकर्स ईस्ट, एक अपना हो गया है ब्रूअर्स ईस्ट। ओके, नेक्स्ट बच्चों, जो अपनी ये फंगस होती है, यहाँ पर बहुत सारी फंगस जो है अपनी, इट इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। फायदे देखिए कितने सारे फायदे हैं, आपको ब्रेड मिल रही है, आपको बियर मिल रही है, आपको एंटीबायोटिक्स मिल रही है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। बहुत सारी फंगस है जो एंटीबायोटिक्स का सोर्स है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्हें प्रोड्यूस कर रहा है और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अटैक करती है, ठीक है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको क्लास 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाने वाला है अपनी फंगस पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, जो अपनी पेनिसिलियम फंगस होती है उससे हमें कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है, उससे हमें मिलती है पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। तो ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाने वाला है, नेक्स्ट जो अपना यूज है वो है इट इज अ सोर्स ऑफ फूड। हमें फंगस से फूड भी मिलता है, बहुत सारी ऐसी आइटम्स मिलती हैं जो अपनी एडिबल होती हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग खाते हैं मशरूम, मशरूम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो जो अपनी मशरूम होती है इट इज ऑल्सो अ फंगस। तो मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, जो अपनी एडिबल मशरूम है उसका साइंटिफिक नेम है अगैरिकस, अगैरिकस, ठीक है। तो देखिए कितने फायदे हो गए, ब्रेड मिल गई, बियर मिल गई, एंटीबायोटिक्स मिल गई, फूड भी है, बहुत सारे एडिबल फंगस भी हैं अपनी जिन्हें हम खा सकते हैं। तो ये फायदे हैं। आइए अब कुछ नुकसान डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। नुकसान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया इसके बारे में, ठीक है। ये बहुत सारी फंगस है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी एक फंगस है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्लांट के ऊपर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो पहला नुकसान क्या है, फंगस कॉजेज diseases or infections in causes diseases or infections in plants or animals, plants as well as animals। ये plants में और animals में infections cause करती हैं। कैसे, देखिए ये यहां पर वीट के पत्ते के ऊपर क्या हो गया है बच्चों, ये यहां पर एक पत्ते के ऊपर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है। तो यहां पर एक फंगस है जो इन्वॉल्व है, उसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड लेट मी इरेज दिस थिंग, ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर एक फंगस का इन्फेक्शन हो गया, फंगस का नाम है पक्सीनिया। पक्सीनिया को हम लोग बोलते हैं रस्ट फंगी। रस्ट फंगी ये क्या करती है, ये जो सीरियल्स होते हैं अपने उनकी लीव्स को इस तरीके से खराब कर देती है। देखिए रस्ट लग रहा है ना, जंग लग गया हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं रस्ट फंगी और ये साइंटिफिक नेम है इसका, इसको अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर एक दूसरी फंगस है, देखिए इसने क्या किया है, ओट्स और मेज को ये खराब करती है, ओट्स या मक्का को ये खराब करती है। इस फंगी का नाम है अपनी यूस्टिलैगो, यूस्टिलैगो। और इस फंगी को हम बोलते हैं कॉमनली स्मट फंगी। तो ये क्वेश्चन आया इस बार नीट में कि मैच करना था, पक्सीनिया और यूस्टिलैगो ऑप्शन में दिया हुआ था, दो ऑप्शन और दिए हुए थे और साथ में ही दिया हुआ था रस्ट और स्मट कौन सी। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, हम हमेशा ऐसे याद कराते हैं क्लास में, उस पर, उस पर, उस पर से याद कर लीजिए, यूस्टिलैगो स्मट फंगी, पक्सीनिया रस्ट फंगी, उस पर, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल ये है कि देखिए एनिमल्स में भी डिजीजेस कॉज कर रही है। डिजीज कौन सी है? ये डिजीज है आपकी रिंगवर्म। इस तरीके से फंगस के इन्फेक्शन से जो है वो ह्यूमंस की बॉडी में रिंग्स बन जाती हैं। देखिए स्किन पर पूरी एक रिंग बन गई है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी फंगस इन्वॉल्व है? यहाँ पर बहुत सारी फंगस इन्वॉल्व है, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ठीक है, और भी बहुत सारी फंगस है, लेकिन उसको भी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लास 12th में डिजीज वाले चैप्टर में वहां पर करने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि फंगस बेकार भी होती है। देखिए इन्फेक्शंस कॉज कर रही है, प्लांट्स के अंदर कितने इन्फेक्शंस कर रही है, प्लांट्स को खराब कर रही है। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे डिजीज कॉज करती है फंगस, तो अच्छी चीज तो नहीं है, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां पर अपनी बहुत सारी होने वाली है पॉइजनस फंगस। बहुत सारी फंगस जो होती हैं वो अपनी क्या होती हैं? वो पॉइजनस होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, नीट में आया हुआ है, PYQ है, अमेंशिया। अमेंशिया इज अ पॉइजनस फंगस, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फंगस बुरी भी होती है बच्चों, फंगस अच्छी भी होती है, ठीक है। तो हमारा जो इंप्रेशन रहता है हमेशा गंदी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अच्छी भी है फंगस और बुरी भी है। इन ऑल वी हैव कंक्लूडेड दिस थिंग। चलिए अब नेक्स्ट आगे बच्चों डिस्कस करते हैं इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इसकी बॉडी होती है, आपको पता है एक फंगस जो अपनी ईस्ट है उसकी बॉडी तो ऐसी होने वाली है, क्योंकि जो ईस्ट होती है वो अपनी इकलौती कौन सी फंगस है? वो अपनी इकलौती यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। इस फंगस को छोड़ के बाकी जितनी भी फंगस होती हैं वो सारी उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है माइसीलियम। इनकी बॉडी किससे बनी होती है? इनकी बॉडी बनी होती है बच्चों माइसीलियम से। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम अपना होता है नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब मैम ये हाइफे क्या होता है? देखिए जो हाइफे होते हैं बच्चों, हाइफे होते हैं अपने लंबे लंबे सिलेंडर इन शेप और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। हाइफे क्या होते हैं? लॉन्ग, सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। लॉन्ग, सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग हाइफे बोलते हैं। शक्ल कैसी होती है मैम इनकी? देखिए यहां पर मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है आप लोगों के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से देखिए पतले पतले धागे, इनका जाल बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जाल क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा जाल है बच्चों माइसीलियम। जाल क्या कहला रहा है? जाल को बोलते हैं माइसीलियम। और जो एक धागा है इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हाइफे। तो हाइफे क्या हो गए अपने? हाइफे हो गए हैं इस तरीके से लॉन्ग, सिलेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये ब्रांच भी हो सकते हैं बच्चों, ये अनब्रांच भी हो सकते हैं। अभी आगे इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर से इस तरीके से ब्रांचेस भी निकल सकती है, ठीक है। अभी डिस्कस कर रहे हैं आगे। और इनके अंदर इस तरीके से क्रॉस वॉल्स भी प्रेजेंट हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि मोस्टली जो हमारी फंगस होती हैं उनकी बॉडी बनी हुई है माइसीलियम से। माइसीलियम क्या है? माइसीलियम जो है वो होते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफे। हाइफे क्या होते हैं? हाइफे इस तरीके से लंबे लंबे सिलिंड्रिकल एंड थ्रेड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। जो अपनी ईस्ट होती है इकलौती फंगस बच्चों, वो कैसे बनी होती है? वो यूनिसेलुलर है, वो एक सिंगल सेल से बनी हुई है। अब बच्चों जब हम माइसीलियम की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि माइसीलियम जो हमारा प्रेजेंट होने वाला है वो प्रेजेंट होगा सारी की सारी मल्टी सेलुलर फंगस के अंदर। मल्टी सेलुलर फंगस, जितनी भी मल्टी सेलुलर फंगस अपनी है उसमें हमें माइसीलियम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइफे। बच्चों कितने टाइप के हाइफे होते हैं? देखिए फंगस के अंदर अपने दो टाइप के हाइफे हो सकते हैं। एक हाइफे होता है अपना ए सेप्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा। देखिए यहां पर दो टर्म्स लिखी हुई हैं, आप हाइफा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप माइसीलियम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों एक ही बात है। एक ही बात क्या है? जो हाइफा है वो भी अपना एसेप्टेट और सिनोसिटिक हो सकता है। इसी तरीके से माइसीलियम भी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हाइफा, कि उसके अंदर कौन से टाइप का हाइफा प्रेजेंट है, वो भी अपना एसेप्टेट, सिनोसिटिक या फिर सेप्टेट हो सकता है। इसीलिए मैंने यहां पर कॉमनली दोनों चीजें लिख दी है, ठीक है। आप यहां पर चाहे तो बोल दीजिए एसेप्टेट हाइफा, आप यहां बोल दीजिए सेप्टेट हाइफा, या फिर आप बोल दीजिए एसेप्टेट माइसीलियम या फिर बोल दीजिए सेप्टेट माइसीलियम, एक ही बात है। ओके सुनिए अब देखिए बच्चों क्या होता है, पहले इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। देखिए जो अपना एसेप्टेट हाइफा या माइसीलियम होता है, देखो हाइफे में आपको पता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन माइसीलियम में क्या बनेगा? माइसीलियम तो जाल होता है हाइफे का, तो मैं यहां पर हाइफा बना रही हूं, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोल रहे हैं? एक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हाइफा। इनके पूरे के पूरे नेटवर्क को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। पूरे के पूरे जाल को क्या बोलने वाले हैं? माइसीलियम। अब देखिए एसेप्टेट
का मतलब है बच्चों यहाँ पर कोई भी क्रॉस वॉल या फिर दीवार या फिर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। क्या मतलब है एसेप्टेट का? एसेप्टेट का मतलब है कोई भी दीवार या क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस है और इसी के अंदर बहुत सारे इस तरीके से अपने न्यूक्लियस पड़े हुए, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने पड़े हुए हैं। लेकिन बच्चों ऐसा यहां देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेप्टेट हाइफा में क्या होता है? सेप्टेट हाइफा की एक खास बात ये होती है कि यहां पर क्रॉस वॉल्स या फिर अपना सेप्टा प्रेजेंट होने वाला है। क्रॉस वॉल या फिर सेप्टा क्या मिलने वाला है? प्रेजेंट। जैसे कि मैम इस तरीके से देखिए, ये अपना क्या है? ये अपना एक हाइफा है, ये अपना दूसरा हाइफा है। इनके जाल को क्या बोल रहे हैं? माइसीलियम। लेकिन यहां पर बच्चों हमें बीच बीच में यहां पर इस तरीके से क्रॉस वॉल या सेप्टा देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरीके से दीवार है, मतलब एक दीवार एक न्यूक्लियस, इस तरीके से एक न्यूक्लियस फिर दीवार फिर न्यूक्लियस फिर दीवार फिर न्यूक्लियस फिर दीवार। इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। सेप्टेट हाइफा वो हाइफा होता है जिसके अंदर इस तरीके से क्रॉस वॉल अपनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेप्टेट हाइफे होते हैं ना बच्चों, वो अपने ब्रांच भी हो सकते हैं, उनके अंदर इस तरीके से ब्रांचेस भी हो सकती है ना, इस तरीके से ब्रांचेस निकलेंगे उनमें से, वो भी क्या होंगी? उनमें भी इस तरीके से सेप्टा होगा। ठीक है, तो अभी इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो हमारे, हम ऐसा लिख सकते हैं हम बच्चों, ए सेप्टेट हाइफा के लिए एक और चीज लिख सकते हैं कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ट्यूब। ए सेप्टेट हाइफा क्या हो गया अपना? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleate cytoplasm, filled with multinucleate cytoplasm। ठीक है, यहां पर एक ही ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कि हर एक दीवार के अंदर एक सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, ओके डन। हर एक सेप्टे के अंदर हर एक सेप्टा है और उसके साथ साथ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है अपना। अब देखिए बच्चों, एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन से टाइप की फंगस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। देखो, जो अपनी प्रिमिटिव फंगस होती है, पुरानी फंगस होती है, जैसे कि इसका एग्जांपल है अपना फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का जो हाइफे होता है बच्चों, या माइसीलियम जो होता है, वो एसेप्टेट होता है। यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगा फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, और यहां पर अपना एग्जाम्पल आ जाएगा जितने भी अपने एडवांस्ड फंगस है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज, और जैसे कि अपनी तीसरे टाइप की फंगस है बच्चों, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, इसका मतलब ऐसा माइसीलियम जिसके अंदर सेप्टेट हाइफे प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल वाले सेप्टे प्रेजेंट है, हाइफे प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम लोग सेप्टेट हाइफा। ठीक है, या माइसीलियम। और उसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे अपनी हायर फंगी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इधर आ जाने वाली है अपनी पुराने टाइप की फंगस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं बच्चों? फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फंगी बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारी फंगस होती हैं, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाती है। इनमें से एक टाइप क्या है बच्चों? एक टाइप अपना हो जाने वाला है, मैं इधर लिख रही हूं, सेप्रोफाइट्स। एक टाइप की फंगस हो जाएंगी सेप्रोफाइट्स, अपनी एक टाइप की फंगस हो जाने वाली है पैरासाइट्स, और अपनी दूसरी तीसरी टाइप की फंगस हो जाने वाली है बच्चों सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोन्ट्स। तो देखिए, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? ये जो फंगस होती है, दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ये डेड सबस्ट्रेट से क्या करती हैं? डेड सबस्ट्रेट से ये ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करने वाली है। जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सड़ी गली चीजों के पास, उसको सोख लेती है, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। अब बच्चों, जो नेक्स्ट टाइप के अपने पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कहां रहते हैं? दे लिव विद या लिव इन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स।
जो पैरासिटिक फंगी होती है वो कहां रहती है? लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स के अंदर रहने वाली है। ठीक है बच्चों। तीसरे टाइप की फंगस फंगस होती है सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स का मतलब होता है दे लिव इन रिलेशनशिप विद, दे लिव इन रिलेशनशिप विद, या तो एल्गे के साथ दोस्ती करके रहते हैं, या फिर बच्चों ये रहते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। देखिए, जो फंगस एल्गे के साथ दोस्ती बना के रहती है उस दोस्ती को हम लोग बोलते हैं लाइकेन्स, लाइकेन्स। और जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंगस दोस्ती करके रहती है उसको बोलते हैं बच्चों माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कौन फंगस क्या खाती है उसी के बेसिस पे तीन टाइप की होती है। सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक फंगस वो फंगस है जो सड़े गले या डेड में से ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती है। पैरासाइट्स कौन होते हैं बच्चों? पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनके अंदर रहते हैं। ठीक है। सिम्बायोन्ट्स कौन होते हैं? सिम्बायोन्ट्स वो होते हैं बच्चों जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिश्तेदारी बनाकर रहते हैं। तो देखिए, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बच्चों, इसमें दोनों को फायदा होता है, इसलिए प्लस प्लस लिख रहे हैं, प्लस प्लस रिलेशन है। प्लस प्लस का मतलब क्या है? यहां पर इस फंगस को भी फायदा होने वाला है, उस एल्गी को भी फायदा होने वाला है। पैरासिटिक का क्या मतलब होता है? पैरासिटिक का मतलब है एक को फायदा दूसरे को नुकसान। ये जो पैरासाइट है फंगस, अगर ये किसी की बॉडी के ऊपर पैरासाइट बन के रहेगी तो उस होस्ट का हमेशा नुकसान होने वाला है, पैरासाइट को हमेशा फायदा होने वाला है। ऐसे ही अपने सेप्रोफाइट देखो, सेप्रोफाइट जो है उनको तो फायदा होगा, ये फंगस है, इसको खाना मिल रहा है। लेकिन जिसको ये बच्चों खाएंगे उसको ना फायदा है ना नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो तो डेड सबस्ट्रेट है ना, डेड को तो क्या ही फायदा होगा और क्या ही नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी फंगस होती है वो अपनी तीन टाइप की होने वाली है। ठीक है बच्चों, देखिए ये आगे हमने यहाँ पर पिक्चर सेट करी हुई है। देखिए, ये जो अपना फोटो है, जो पहला फोटो है, ये हमें दिखाता है लाइकेन्स, ये है लाइकेन। और जो ये वाला रिलेशनशिप है बच्चों, ये है अपना माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है? देखिए, ये कोई मॉइस्ट सरफेस है। मॉइस्ट सरफेस है, ये क्या है? ये लॉग्स पड़े हुए हैं, है ना, ट्री के जो लॉग्स स्टेम होती है उसके ये टुकड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए पीसेज हैं। इस पीस के ऊपर क्या हुआ होगा बच्चों? इस पीस के ऊपर पहले फंगस ग्रो करी होगी क्योंकि मॉइस्ट होगा ये सरफेस। फंगस ग्रो करने के बाद इस पे देखिए पूरी की पूरी एल्गा ग्रो कर गई है, एल्गा ग्रो कर गई। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों है बच्चों? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि आपको पता है जो एल्गा होता है वो क्या होता है? वो तो फोटोसिंथेटिक होता है, खाना बना पाएगा। लेकिन जो यहाँ पर फंगस है बच्चों, जो यहाँ पर अपनी फंगस है, फंगस क्या होती है? फंगस को चाहिए मॉइस्ट कंडीशंस, तो फंगस क्या करती है? फंगस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती रहती है। ठीक है, किसी भी डेड डिकेइंग चीज में से या किसी भी सड़ी गली चीज से या किसी के ऊपर से। तो यहाँ पर ये इसको देने वाला है फूड। जो अपनी एल्गी है ये फूड प्रोवाइड कर रही है, और जो अपनी फंगस है ये प्रोवाइड करती है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। ठीक है, तो यहां पर दोनों को फायदा है। यहां पर जो ये रिलेशनशिप है लाइकेन, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एल्गा है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, और जो फंगस है वो इस एल्गा को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देने वाली। तो यहां पर दोनों का ही फायदा है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों माइकोराइजा के अंदर, माइकोराइजा में क्या होता है? माइकोराइजा में फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की दोस्ती है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो फंगस है वो क्या करेगी? वो यहां पर इस तरीके से मिनरल्स, बेसिकली फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर करके प्लांट्स की रूट्स को देती रहती है, मिनरल्स देगी। ठीक है, और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं इसमें क्या मिलता है? इसमें यहां पर शेल्टर भी मिल जाता है, या फिर हम कहें फूड भी मिल जाता है। फूड और शेल्टर दोनों चीजें जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है वो फंगस को प्रोवाइड करती है। देखिए इस तरीके से शेल्टर रह भी रही है यहाँ पर रूट्स के अंदर, और यहाँ पर इसको फूड भी मिल जाएगा क्योंकि ये प्लांट जो है फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों रिलेशनशिप्स ऐसी हैं बच्चों, इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, फंगस के अंदर अपना तीन टाइप का मोड रहता है। पहला मोड है बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला मोड क्या है? पहला मोड है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक मोड अपना हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
दूसरा मोड है अपना बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो तीसरा मोड है अपना बच्चों वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम फंगस में 3 टाइप के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल एंड तीसरा अपना हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, यहां पर हम कुछ ऐसी चीजें लिखने वाले हैं, कुछ ऐसे मेथड्स या मोड्स लिखने वाले हैं जो आपने 10th क्लास में, जिनको ए सेक्शन में पढ़ा है। देखिए, अब हम 11th क्लास में आ गए हैं, तो 11th में जब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पर हम स्पोर्स की बात कर रहे हैं। हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड बच्चों उसी को मानने वाले हैं जिसमें स्पोर्स बने। कौन से स्पोर्स? ए सेक्सुअल स्पोर्स। फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं जैसे कि फ्रेगमेंटेशन। यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है? यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें देखने के लिए मिलेगा फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन एंड बडिंग। ये 3 मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां पर प्रेजेंट होते हैं। बडिंग, अगर आपको याद हो 10th क्लास में हमने ये एसेक्सुअल मोड में पढ़े थे, बट यहां पर एसेक्सुअल मोड हम उसी को मानने वाले हैं जिसमें स्पोर्स बने। ठीक है, तो यहां पर अलग से एक मोड्स होते हैं, यहां पर अलग से बहुत सारे स्पोर्स बनने वाले हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको इस पिक्चर में बडिंग नजर आ रही है ना। ये अपना ईस्ट है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये अपना जो ऑर्गेनिज्म है ये है ईस्ट। लेट मी चेंज द कलर, वेट। ओके, दिस इज ईस्ट। और आप देख सकते हैं कि ईस्ट की कॉलोनी किस तरीके से इंक्रीज कर रही है। देखिए ईस्ट में ये क्या हो रहा है, ये ईस्ट है, ईस्ट के अंदर एक छोटी सी बड बनती है, फिर वो बड ग्रो कर रही है, उसके अंदर एक और छोटी सी बड बन रही है, इस तरीके से देख रहे हैं आप। ठीक है, तो बडिंग में क्या होता है बच्चों? बेसिकली बडिंग में आपको पता है कि मैम, बडिंग में इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है और ये आउटग्रोथ धीरे 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 बड़ी हो जाती है, और जब ये बड़ी हो जाती है, फुल्ली मेच्योर हो जाती है, तो इस तरीके से एक नया ऑर्गेनिज्म को बना देती है। बाइनरी फिजन में क्या पढ़ा था बच्चों? बाइनरी फिजन में भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म अपने डीएनए को डबल करके इस तरीके से क्या करता है ना, इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसके 2 सेल्स बन जाती है। तो ये अपना है बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन जो होता है बच्चों, ये हमें देखने के लिए मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेलुलर फंगस के अंदर। इसी तरीके से बडिंग, बडिंग हमें किसमें देखने के लिए मिलता है? बडिंग हमें बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन में अपना पता है हमें कि मैम, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी फिलामेंट्स की बनी हुई है, जब ये फिलामेंट फुल्ली मेच्योर हो जाता है, तो ये फिलामेंट क्या करता है? जब कोई फिलामेंट मेच्योर हो जाता है तो ये इस तरीके से अपने पीसेस कर लेता है, और जितने पीसेस बनेंगे उतनी ही नई फंगस को या नए हाइफे या नए माइसीलियम को जन्म देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, और आज भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, तो फंगस के अंदर 3 टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने वाली है, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन एंड बडिंग। ठीक है, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात होने वाली है फंगस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं अपने एसेक्सुअल स्पोर्स, और जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं बच्चों, वो बनने वाले हैं माइटोसिस से। इसीलिए ये सारे के सारे जो स्पोर्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एक फंगस की बॉडी बच्चों जो होती है ना, जो फंगस की एक बॉडी होती है वो हमेशा हेप्लॉइड बॉडी है। फंगस की जो बॉडी है वो हमेशा हेप्लॉइड होती है। फंगस बॉडी इज ऑलवेज हेप्लॉइड। जब भी हम किसी मैच्योर फंगस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब हम एक हेप्लॉइड बॉडी को वहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी हेप्लॉइड बॉडी के अंदर बच्चों माइटोसिस होगा तो कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे? तो 2 सेल्स बनेंगी, लेकिन दोनों कैसी होंगी? दोनों होंगी अपनी हेप्लॉइड। ठीक है, माइटोसिस के बारे में इतना हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है इस बात को, कि माइटोसिस से जो नई सेल्स बनती हैं उनकी प्लॉइडी सेम रहती है। अगर कोई एन है, हेप्लॉइड है, तो वो 2 हेप्लॉइड सेल्स को ही जन्म देने वाला है। देखिए अब बच्चों यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज के जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो हैं अपने, पहला स्पोर जो है वो है अपने स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इनको हम लोग बोलते हैं ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर। एक दूसरे टाइप के स्पोर्स बनते हैं बच्चों जिनको बोलते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर्स। अब फाइकोमाइसिटीज जो है वो बहुत ही प्रिमिटिव फंगस है, उसको हम एल्गल फंगस भी बोलते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव है वो।
अब इनमें दो टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, एक बन रहे हैं अपने वो स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लानोस्पोर जो अपने नॉन मोटाइल है, और दूसरे स्पोर जो बच्चों बन रहे हैं वो बन रहे हैं अपने जूस्पोर जो कि मोटाइल है, जिनके पास फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां पर फाइकोमाइसिटीज में जब हम हैबिटेट को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहीं पर सिर्फ हमें देखने के मिलता है एक्वाटिक हैबिटेट। इसका मतलब वो फाइकोमाइसिटीज जिनका हैबिटेट एक्वाटिक होगा, जो पानी में रहने वाले हैं, तो उनके पास हमें देखने के लिए मिलेगा जूस्पोर्स, ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है, और फ्लैजिला से क्या करेंगे, फ्लैजिला इनको हेल्प करेगा मूव करने में इन एक्वाटिक हैबिटेट। लेकिन जो अपनी होती हैं बच्चों टेरेस्ट्रियल फाइकोमाइसिटीज, टेरेस्ट्रियल फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, उनमें क्या देखने के लिए मिलता है, उनमें हमें देखने के लिए मिलता है नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर एंड एप्लानोस्पोर, पहली इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो एस्कोमाइसिटीज होती हैं उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं कॉनिडिया। ऐसे ही जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होती हैं उनके अंदर भी कौन से स्पोर्स मिलते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया, ठीक है, ये भी अपने नॉन मोटाइल हैं, और जो अपने ड्यूटेरोमाइसिटीज के कोनिडिया होते हैं वो भी सेम ही होते हैं, तो दे आर आल्सो नॉन मोटाइल। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के पास बच्चों कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से टेबल बनाकर बहुत अच्छे से लर्न करिए। देखिए फाइकोमाइसिटीज के दो टाइप के मेंबर्स हैं, फाइकोमाइसिटीज में अभी हैबिटेट हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारी जो फाइकोमाइसिटीज है वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहती है, पानी में रहती है, और कहीं भी हमें ऐसा हैबिटेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो एक्वाटिक हैबिटेट वाली फंगस है वो उनमें जूस्पोर्स मिलते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स में कौन से स्पोर्स मिलते हैं, जूस्पोर्स, जिनके पास फ्लैजिला होता है, जो चल सकते हैं। ये इकलौता एग्जाम्पल है यहाँ पर, पूरे के पूरे स्पोर्स जब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स फंगस के अंदर जो मोटाइल है, क्या नाम है, जूस्पोर्स। अब जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स बच्चों अपने टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, उनके पास कौन से स्पोर्स मिलते हैं, उनके पास हमें नॉन मोटाइल स्पोर्स मिलते हैं, स्पोर्स का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर या फिर एप्लानोस्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर कोई भी स्पोर्स नहीं मिलते, नो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट, नो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट। लेकिन जो अपने एस्कोमाइसिटीज और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं उनके पास जो स्पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसका मतलब अगर तुमसे पूछ ले मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर, कौन से आ जाएंगे बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा कॉमन जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो है अपने कोनिडिया। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो फंगस के अंदर जो सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों वो होते हैं कोनिडिया, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा बच्चों इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये बॉडी के अंदर, ये फंगस की बॉडी के अंदर किस तरीके से ग्रो करते हैं। देखिए जो अपने स्पोरेंजियोस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स या जूस्पोर्स होते हैं बच्चों, ये दोनों टाइप के स्पोर्स अपने एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये बॉडी के अंदर बनते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस। पहली इंपॉर्टेंट चीज, एक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूं, माइसीलियम में से एक आउटग्रोथ होती है, इस तरीके से स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। लेकिन फर्क क्या होगा, ये होंगे एप्लानोस्पोर्स अपने रहेंगे नॉन मोटाइल, इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, जो जूस्पोर्स होंगे उनके पास फ्लैजिला होगा, ये मोटाइल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों जो कोनिडिया होते हैं अपने, ये होते हैं एक्सोजिनसली प्रोड्यूस। अब मैं यही लिख रही हूं लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के कोनिडिया हैं वो भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में बनाकर आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए मैं इनका डायग्राम दिखा रही हूँ, देखिए क्या होता है, ये एक माइसीलियम है, इस तरीके से माइसीलियम में से एक आउटग्रोथ होती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक आउटग्रोथ होगी, बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकलेगा और ये क्या बनाता है, ये स्ट्रक्चर अपना बनाता है इस तरीके से स्पोरेंजियम। इसको क्या कहेंगे, इस तरीके से अगर जो अपना माइसीलियम है उसमें से एक आउटग्रोथ होगी, उस आउटग्रोथ की टिप पर क्या बनेगा, उस आउटग्रोथ की टिप पर बनता है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में से दो टाइप के स्पोर्स निकल सकते हैं, है ना, स्पोरेंजिया के अंदर दो टाइप के स्पोर्स बन सकते हैं। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं बच्चों उनको बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स। लेकिन अगर यहां से अपने निकलेंगे मोटाइल स्पोर्स, इस तरीके से यहां से मान लीजिए मोटाइल स्पोर निकल रहे हैं इस तरीके से, जिनके पास फ्लैजिला है,
ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे ज़ूस्पोर्स। तो चाहे अपने ज़ूस्पोर्स हो चाहे अपने एप्लानोस्पोर्स हो, वो एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं फाइकोमाइसिटीज के जितने भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं दे आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। एंडोजिनसली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम लोग कोनिडिया की बात करें, देखिए ये इस तरीके से किसी भी किसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज, और आपको दूसरा ये देखने के लिए मिल रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज में। जो बेसिडियोमाइसिटीज होती है उसमें हमें कभी भी एसेक्सुअल स्पोर्स देखने के लिए नहीं मिलते। ये है अपना एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में कोई स्पोर्स नहीं है। ये कहां देखने के लिए मिल रहे हैं, ये दोनों हमें देखने के लिए मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज में। फर्क क्या है, फर्क ये है कि एक मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, ये मोटाइल स्पोर्स है, इनके पास फ्लैजिला है। और जो अपने नॉर्मल स्पोर्स रहते हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिनको हम लोग बोल रहे हैं ए प्लानोस्पोर्स। जो ए प्लानोस्पोर्स होते हैं बच्चों दे आर नॉन मोटाइल, इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है। चाहे मोटाइल स्पोर हो यहाँ पर, चाहे ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हो, फाइकोमाइसिटीज के दोनों हमेशा कहां बनेंगे, अंदर बनेंगे, दे आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बच्चों जो स्पोर्स रहते हैं वो इस तरीके से माइसीलियम के ऊपर इस तरीके से ग्रोथ होती रहती है, डिवाइड करती रहती है सेल, इस तरीके से डिवाइड डिवाइड डिवाइड, और इन सेल्स की टिप पे इस तरीके से देखिए यहां पर बनेंगे कोनिडिया। तो कोनिडिया अपने कैसे स्पोर्स हैं, कोनिडिया जो स्पोर्स होते हैं दे आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनते, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं, इसलिए दे आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। तो आई थिंक ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि फाइकोमाइसिटीज में दो टाइप के स्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर्स मोटाइल और ए प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। दोनों कहां बनते हैं, दोनों एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। लेकिन जो अपने एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड ही होते हैं, सारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया। और कोनिडिया कहां मिल रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर के अंदर मिलते हैं, नहीं नहीं, स्ट्रक्चर के बाहर मिलते हैं, टिप के ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और कोनिडिया ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स है फंगस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आइए अब लोग हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों सेक्सुअल स्पोर्स। देखिए फाइकोमाइसिटीज में अपने दो टाइप के स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं, या तो मिलेंगे oospores या फिर बच्चों यहां पर देखने के लिए मिलते हैं ज़ाइगोस्पोर्स। ठीक है, अब ज़ाइगोस्पोर की प्लॉइडी थोड़ी सी ट्रिकी है, जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको ये चीज बताऊंगी। ये डिप्लॉइड होते हैं बच्चों, जो अपने ज़ाइगोस्पोर्स होते हैं या oospores होते हैं, दे आर डिप्लॉइड। ठीक है, क्या मैम ये मोटाइल होते हैं, नहीं, ये इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है बच्चों, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है, नॉन मोटाइल। क्या मैम स्ट्रक्चर के बाहर मिलते हैं अंदर मिलते हैं, ये होते हैं एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड, एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। अभी डायग्राम दिखा रहे हैं, वहां पर देखते हैं किस तरीके से ये अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। फाइकोमाइसिटीज के जो अपने होने वाले हैं सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर किससे बनेंगे बच्चों, सेक्सुअल स्पोर हमेशा बनते हैं मियोसिस से। सेक्सुअल स्पोर किससे बनेंगे, मियोसिस से। जो ए सेक्सुअल स्पोर थे वो कैसे बने थे, माइटोसिस से। ठीक है, तो यहां पर आपकी प्लॉइडी क्या होने वाली है, मोस्टली प्लॉइडी आपकी हैप्लॉइड होने वाली है, बट जो ज़ाइगोस्पोर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज के जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो अपने डिप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है और एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड है। अब बच्चों बात कर लेते हैं एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। देखिए ये होते हैं अपने एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स क्या हो जाने वाले हैं, हैप्लॉइड। इसी तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज के जो सेक्सुअल स्पोर्स अपने हो जाएंगे वो हो जाएंगे बच्चों बेसिडियोस्पोर्स। तो इनको याद करना बहुत आसान है, नाम पे बेस्ड है। देखिए जो क्लास का नाम है वैसे ही स्पोर्स है यहाँ पर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। क्या ये मोटाइल होते हैं, नहीं, दोनों के दोनों। यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी अपने सेक्सुअल स्पोर्स हैं सारे के सारे बच्चे नॉन मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। इनके पास हमें कोई भी फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलता है। देखिए बच्चों अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है मैम, जो एस्कोस्पोर्स है वो क्या वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं या बाहर बनते हैं। तो बच्चों जो अपने एस्कोस्पोर्स होते हैं वो होते हैं एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड, एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। अभी हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर बनने वाला है एस्कस, उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही यहां पर ये वाले जो स्पोर्स हैं ये होते हैं अपने एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। एक्सोजिनसली प्रोड्यूस का क्या मतलब है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस का मतलब है बच्चों ये हमें एक स्ट्रक्चर के बाहर मिलने वाले हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेसिडियम, अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब बच्चों जो अपनी ड्यूटेरोमाइसिटीज है हमें यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल स्पोर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसीलिए इस फंगस को हम लोग बोलते हैं फंगी इम्परफेक्टाई, फंगी इम्परफेक्टाई, क्योंकि इस फंगस के अंदर कोई भी
सेक्सुअल स्पोर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस फंगस के अंदर क्या है बच्चों, इस फंगस के अंदर हमें कोई भी सेक्सुअल स्पोर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज द इम्परफेक्ट फंगी, या फिर इसको डस्टबिन फंगी भी बोलते हैं। इनमें सिर्फ हमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्पोर्स देखने के लिए मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके लर्न कर लेते हैं। पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसको एक बार कंपाइल करते हैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को। देखिए ये अपना डायग्राम है जाइगोस्पोर का। जाइगोस्पोर कहां देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, जाइगोस्पोर हमें देखने के लिए मिलता है मैम फाइकोमाइसिटीज के अंदर। फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर रहते हैं उनमें जाइगोस्पोर देखने के लिए मिलता है। इसमें होता क्या है, उसमें ये होता है बच्चों, एक हाइफे का एक न्यूक्लियस और दूसरे हाइफे का दूसरा न्यूक्लियस इस तरीके से फ्यूज कर जाते हैं, तो ये 2n है। ठीक है, 2n है। जो जाइगोस्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। अभी लाइफ साइकिल इस टॉपिक के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, देखिए ये अपने एस्कोस्पोर्स हैं। जो अपने एस्कोस्पोर्स होते हैं ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, एस्कस, बोरे के जैसा, एक बोरे के जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे एस्कस होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एस्कस, और जो ये स्पोर्स अंदर प्रेजेंट है इनको हम लोग बोलने वाले हैं एस्कोस्पोर्स। ये क्या है बच्चों, ये है अपने एस्कोस्पोर्स। आप देख सकते हो इनका नंबर भी इंपॉर्टेंट है, या तो 4 मिलेंगे या फिर बच्चों 8 मिलेंगे। भी डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होगा। ठीक है, तो एस्कोस्पोर्स मोस्टली कितने मिल सकते हैं, एस्कोस्पोर जो एस्कस के अंदर मिलेंगे उनका नंबर होगा 8। इसी तरीके से बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज में कौन से स्पोर्स मिलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, वो होते हैं अपने बेसिडियोस्पोर्स। देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, एक आउटग्रोथ बनती है, एक ये इस तरीके से क्लब बनता है, एक ऐसी शेप बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियम। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एस्कस, यहाँ पे बनता है बेसिडियम। और आप देख सकते हैं इस बेसिडियम के ऊपर प्रेजेंट है स्पोर्स। ये देखिए ये है बेसिडियोस्पोर्स, कितने हैं, 4। तो एक बेसिडियम के ऊपर अपने 4 बेसिडियोस्पोर्स होने वाले हैं। एक एस्कस के अंदर अपने कितने होने वाले हैं, 8। तो आप यहां पर देख सकते हैं बड़े ही ध्यान से कि जो अपना जाइगोस्पोर है वो भी एंडोजिनसली है, अंदर बन रहा है। जो अपने एस्कोस्पोर्स हैं वो भी एंडोजिनसली हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं। ये भी क्या है, ये भी अपने एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड हैं। और जाइगोस्पोर भी क्या है बच्चों, जाइगोस्पोर भी एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड है। और जो अपने बेसिडियोस्पोर्स हैं वो देखिए वो बाहर मिल रहे हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, ये पिक्चर्स आपके नोट्स में आ जानी चाहिए, तभी आपको बहुत लंबे टाइम के लिए चीजें याद रह पाएंगी। क्योंकि ये सेक्शन बच्चों को इतना डिफिकल्ट लगता है बच्चों, बट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। चलिए एक बार इस पूरी इंफॉर्मेशन को जो हमने स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया उसको कंपाइल कर लेते हैं। देखिए फाइकोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो हेप्लॉइड है, सभी के एसेक्सुअल स्पोर्स हेप्लॉइड है। फाइकोमाइसिटीज में 2 टाइप के स्पोर्स मिलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स, जो अपने नॉन मोटाइल हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड है। इसी तरीके से दूसरे मोटाइल स्पोर्स मिलते हैं, वो भी एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड है, उनका नाम है जूस्पोर्स। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, सेक्सुअल स्पोर्स की अगर बात करें तो oospores और जाइगोस्पोर्स 2 टाइप के स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं। जाइगोस्पोर जो अपने होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड, नॉन मोटाइल है, एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड है। एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स अपने हो जाएंगे कोनिडिया, नॉन मोटाइल, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। एस्कोस्पोर्स हो जाएंगे सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ये होते हैं नॉन मोटाइल और एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां पर इस टेबल को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें बेसिडियोमाइसिटीज में कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल स्पोर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। 2 ही अपनी ऐसी क्लास है फंगस की जिनमें हमें दोनों टाइप के स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। वो है अपनी फाइकोमाइसिटीज एंड अपनी एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप के आप यहां पर देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, कोनिडिया। उनकी नेचर कैसी है मैम, वो होते हैं नॉन मोटाइल, उनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता और वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड है। वो एक स्ट्रक्चर होता है, इस माइसीलियम को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोनिडियोफोर। इनका जो माइसीलियम होता है उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं, और इस तरीके से कोनिडियोफोर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये कोनिडिया। तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इस तरीके से माइसीलियम का क्या नाम है, माइसीलियम को बोल रहे हैं कोनिडियोफोर। ठीक है, ये माइसीलियम है, इसको कोनिडियोफोर बोल रहे हैं। और यहां पर क्या रहेगा, और भी ऐसे एक्सपेंडेड सा स्ट्रक्चर रहेगा, ये कोनिडिया है। ठीक है,
बेसिडियोस्पोर्स कौन से होते हैं? बेसिडियोस्पोर्स अपने होते हैं नॉन मोटाइल, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड हैं। तो इस तरीके से आप टेबल बना के इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए पहले तो आपको लर्न करने का सीधा सा तरीका ये है कि जो क्लासेस आप लिखते हैं फंगी की वो अकॉर्डिंगली लिखिए, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रिमिटिव फंगी लिख लीजिए, या प्रिमिटिव, बेटर टू राइट लोअर फंगी, है ना। यहां पर बेटर है मैं लिख दूं लोअर फंगी। तो यहां पर जो लोअर फंगस है हमारी फाइकोमाइसिटीज, उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं, उसको पहले लिख लीजिए, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, ऊस्पोर्स एंड ज़ाइगोस्पोर। फिर ये अपनी आ जाती हैं सारी की सारी हायर फंगी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको हम लोग लिख सकते हैं अल्फाबेटिकली ए बी डी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हैं कि जो शुरुआत वाले स्पोर्स हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड हैं, एंडोजिनसली, और जो लास्ट में हम लोगों ने लिखे हैं वो अपने एक्सोजिनसली। ठीक है, तो ये आप उसको लर्न करिए बहुत अच्छे से। आइए बच्चों अब लोग डिस्कस कर लेते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल। देखिए यहां पर जो फंगस की सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। उसको डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है? होता ये है, मान लीजिए यहां पर बच्चों 2 ये हाइफे हैं अपने, ठीक है। ये क्या है अपने? ये हैं अपने 2 हाइफे, और हाइफे क्या होंगे? दोनों हेप्लॉइड होंगे, 2 हेप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल टाइप। ठीक है, कंपैटिबल मतलब सेम स्पीशीज के 2 हाइफे रहने वाले हैं, एक दूसरे के पास आते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे से इनकी कोई एक सेल बिहेव करती है एज अ सेक्स सेल। वन ऑफ द सेल, इनके हाइफे में से कोई भी एक सेल किस तरीके से बिहेव करेगी? सेक्स सेल की तरह, और ये आपस में इस तरीके से फ्यूज हो जाने वाले हैं। एक सेल आगे आएगी, वो बनाएगी सेक्स सेल, बाकी सारे सेल्स वहीं पर रहने वाले हैं। इसी तरीके से दूसरे हाइफे में से एक सेल बाहर आएगी और वो बिहेव करेगी एज अ सेक्स सेल। ठीक है, और ये क्या हो जाने वाले हैं बच्चों? फर्स्ट स्टेप होगा, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से यहां पर दोनों फ्यूज कर जाने वाले हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है, मैं इसके न्यूक्लियस को येलो से डिनोट कर देती हूं। तो यहां पर होगा क्या? फर्स्ट स्टेप जो रहता है अपना किसी भी फंगस की लाइफ साइकिल में, वो ये रहता है कि इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है बच्चों। साइटोप्लाज्म क्या कर गया है यहाँ पर? फ्यूज। इस स्टेप को, ये पहला स्टेप है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लाज्मोगेमी। जब 2 कंपैटिबल हाइफे एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, उनकी एक सेल जो है वो सेक्स सेल की तरह बिहेव करती है, सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करती है, और उन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है फ्यूज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब यहां पर जो एक स्टेज बन गई है बच्चों, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं N+N स्टेज। आप देख सकते हैं यहां पर ये है N+N स्टेज, या इसी स्टेज को हम लोग बोल सकते हैं डायकैरियन। ठीक है, और इस फेज का नाम हो सकता है डायकैरियोटिक फेज, डायकैरियोटिक फेज। ओके, तो यहां पे क्या देखा है हमने? जो फर्स्ट स्टेप है सेक्सुअल साइकिल का फंगस की, वो ये होता है कि मैम 2 कंपैटिबल हाइफे एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, उनकी एक एक सेल सेक्स सेल या सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करती है, और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपस में इस तरीके से फ्यूज कर जाता है। न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते हैं, न्यूक्लियस एज इट इज पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म सिर्फ फ्यूज करता है। ठीक है बच्चों, मैं यहां पर इसको पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूं, बट ये पूरा होगा, सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस रहने वाला है। अभी मैं मेन चीज पे फोकस कर रही हूं यहां पर। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं डायकैरियन या फिर डायकैरियोटिक फेज। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। अब देखिए क्या होगा। अब जो ये डायकैरियन होती है बच्चों, ये डायकैरियोटिक फेज होती है, ये शॉर्ट होती है बहुत ज्यादा। किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो ये डायकैरियन स्टेज है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर ये बहुत ज्यादा शॉर्ट रहने वाली है। मतलब ये है कि ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये बहुत ही जल्दी आपस में फ्यूज कर जाते हैं। लेकिन बच्चों ये जो डायकैरियन स्टेज है ये बहुत ज्यादा अपनी लॉन्ग होने वाली है। किसमें? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज एंड लेट मी इरेज दिस, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये फेजेस जो हैं ये बहुत ही लंबी होने वाली है। कौन सी फेज बच्चों? डायकैरियन फेज। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ
ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में बच्चों कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ना ही वहां पर हमें कोई सेक्सुअल स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए नहीं लिखा है। तो क्या होगा फाइकोमाइसिटीज में बच्चों, ये होगा कि यहाँ पर तुरंत है ना, बहुत ही ज्यादा जल्दी ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस अपने फ्यूज कर जाएंगे और दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोस्पोर। तो यहाँ पर जो स्पोर बनता है या जाइगोट को हम जाइगोस्पोर बोल रहे हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर, ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप, इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर अपना होगा बच्चों मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉयड सेल्स या हैप्लॉयड स्पोर्स, ठीक है। और हैप्लॉयड स्पोर्स कैसे बनेंगे, जो हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे बच्चों वो अपने बनने वाले एंडोजिनस अंदर ही बनेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर, और जब ये बाहर जाएंगे और ये इस तरीके से जो हैप्लॉयड स्पोर्स है अपने, जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे अपने दोबारा से माइसीलियम। यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने किसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करी है, सेक्सुअल साइकिल। अभी हमने सेक्सुअल साइकिल डिस्कस करी है एक फाइकोमाइसिटीज की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। क्या करती है, दो सेल्स आएंगे, वो एज अ गेमीट या एज अ सेक्स सेल की तरह बिहेव करेंगे, वो अपना साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, उस स्टेप को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगेमी। फिर इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इन फंगस के अंदर जो फाइकोमाइसिटीज है बहुत ही जल्दी से अपना जो दोनों न्यूक्लियस है वो n+n 2n हो जाने वाले हैं, बहुत जल्दी फ्यूज करेंगे, बहुत ही शॉर्ट होती है इनकी डायकैरियन स्टेज। तो सेकंड स्टेप विल बी क्या, सेकंड स्टेप यहां पर हो जाएगा बच्चों कैरियोगेमी। पहले स्टेप पर फ्यूज हुआ है साइटोप्लाज्म, दूसरे स्टेप में फ्यूज होगा अपना न्यूक्लियस, और फिर बच्चों थर्ड स्टेप रहने वाला है मियोसिस। तो इस तरीके से फाइकोमाइसिटीज की जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बच्चों जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज होती है, इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इनमें जो डायकैरियन स्टेज होती है वो बहुत लंबी चलती है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डायकैरियन स्टेज बहुत लंबी होगी, लेकिन डायकैरियन स्टेज जब कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ये ज्वाइन करने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पर ये ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, ये दोनों हाइफे हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर विल बी सेम, लेकिन यहां पर जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनने वाला है सैक लाइक। अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें बच्चों, यहां पर किसकी बात डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज को। ये हमने किसको डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किया है फाइकोमाइसिटीज को। फाइकोमाइसिटीज में तो बहुत जल्दी जाइगोस्पोर बन जाएगा, मियोसिस हो जाएगी, स्पोर्स बन जाएंगे। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में यहाँ पे बनेगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है एस्कस, ठीक है। एस्कस के अंदर क्या बन गया है, एस्कस के अंदर बन गया अपना जाइगोट, ठीक है, टाइम लेता है बनने में, और ये है डिप्लॉयड। अब क्या होगा बच्चों, अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर होने वाली है मियोसिस। अब यहां पर होगी मियोसिस, तो यहां पर भी तीन ही स्टेप्स हैं, बस ये डिपेंड करता है बच्चों, किसी में जो डायकैरियन स्टेज होती है वो बहुत लंबी चलती है, किसी के अंदर डायकैरियन स्टेज छोटी चलती है, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज में। देखिए भैया क्या होगा, n+n डायकैरियन स्टेज बहुत लंबी है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, थोड़े दिनों बाद क्या होगा, इसमें जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में होगी मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद बच्चों इस एस्कस के अंदर ही बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। मोस्टली एक एस्कस के अंदर कितने स्पोर्स बनेंगे, वैसे तो 4 बनने चाहिए, आपको पता है कि मैम जो अपने मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनती है, लेकिन कभी कभी बच्चों मियोसिस होने के बाद यहाँ पर माइटोसिस हो जाती है एस्कोमाइसिटीज में। तो माइटोसिस होने के बाद क्या होगा बच्चों, आपको पता है मैम, माइटोसिस होने के बाद यहाँ पर ये सारी की सारी डबल हो जाने वाली है इस तरीके से। तो यहाँ पर कितनी सेल्स देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर आपको मिलेंगी एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स। ये कितने एस्कोस्पोर्स मिल जाएंगे, 8 एस्कोस्पोर्स। और ये 8 एक्सकोस्पोर्स क्या करेंगे, एस्कोस्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो फिर से क्या बनाएंगे, फिर से बनाएंगे हाइफा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है बच्चों अपनी एस्कोमाइसिटीज की। यहीं पर अगर हम बात करें बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज की, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, n+n जो अपनी डायकैरियन स्टेज है वो भी लंबी चलती है यहाँ पर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको बैड से याद कर सकते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में जो डायकैरियन स्टेज होती है वो बहुत ही लंबी चलने वाली है। और यहीं पर बच्चों कॉन्सेप्ट आता है फ्रूटिंग बॉडी का, जिनके अंदर डायकैरियन स्टेज अपनी लंबी होगी उन्हीं के अंदर बनेंगी फ्रूटिंग बॉडीज। अभी पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। देखिए
यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप डाइकैरियन फेज, ठीक है, या डाइकैरियन स्टेज रहेगी। उसके बाद बच्चों यहां पर जब अपने ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस के फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, ये अपने रहेंगे इस तरीके से हाइफे, एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर बनेगा क्लब शेप, इस तरीके से स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनेगा क्लब शेप। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी है अपना 2n जाइगोट, ठीक है, क्या है ये बच्चों 2n जाइगोट, और इस जाइगोट में क्या होगी, इस जाइगोट के अंदर होगी अब मियोसिस। तो पहला स्टेप क्या रहता है किसी की भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर हम फंगस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट स्टेप विल बी प्लाज्मोगेमी, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे। दूसरा स्टेप बच्चों क्या होगा, कैरियोगेमी, जहां पर न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। और थर्ड स्टेप होगा उस जाइगोट के अंदर जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है उसके अंदर मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अगर स्ट्रक्चर को हम दोबारा से ड्रॉ करें तो यहां पर मियोसिस के बाद अपना जो ये क्लब शेप का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियम, इसमें क्या हो जाएगी, इसके अंदर हो जाने वाली है मियोसिस। और मियोसिस के बाद जो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना था, जो स्पोर्स बनेंगे उनका नाम है बेसिडियोस्पोर्स। और स्पोर्स कैसे बनेंगे बच्चों, जो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे वो बनेंगे एक्सोजिनसली, इस तरीके से यहां पर, ठीक है। तो ये क्या बने हैं, ये बन गए हैं अपने बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है बच्चों। तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। अभी बेसिडियोस्पोर्स बने, जब बेसिडियोस्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेशन होगा, जब बेसिडियोस्पोर्स यहां से निकलेंगे तो इनका होने वाला है जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के बाद ये क्या बनाएंगे बच्चों, जर्मिनेशन के बाद ये बनाएंगे हाइफा या फिर दूसरे माइसीलियम को जन्म देंगे, और वो कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल रहने वाली है। इस लाइफ साइकिल को हम एक बार पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों इस चैप्टर के, इस टॉपिक के लास्ट में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने ये पढ़ा है कि किसी भी फंगस की अगर हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात करें तो वहां पर 3 स्टेप है बेसिकली। पहला प्लाज्मोगेमी, जो नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा बच्चों वो रहेगा कैरियोगेमी, और थर्ड स्टेप विल बी मियोसिस। बेसिकली ये 3 स्टेप देखने के लिए मिलते हैं किसी की भी फंगस की सेक्सुअल लाइफ साइकिल में। अब प्लाज्मोगेमी का मतलब है साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, और फिर होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन। लेकिन बच्चों जो अपनी फाइकोमाइसिटीज है उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी 2 न्यूक्लियस जुड़ के आपस में जाइगोट बना लेते हैं। लेकिन जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं उसमें ये डाइकैरियन स्टेज बहुत ही लंबी चलती है, और इस तरीके से बहुत टाइम के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। उस डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद इस एस्कस के अंदर क्या बन जाते हैं, इस एस्कस के अंदर बन जाते हैं 8 एस्कोस्पोर्स। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज की, तो बेसिडियोमाइसिटीज में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बेसिडियोमाइसिटीज में हमें देखने के लिए मिलता है कि डिप्लॉयड जाइगोट के बाद एक क्लब शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर जब मियोसिस होता है तो बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। लेकिन जो ये स्पोर्स है ये एस्कोस्पोर्स की तरह एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनते, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं क्योंकि दे आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। अब जब ये स्पोर इस बॉडी से डी अटैच होंगे और ये जर्मिनेट करेंगे तो ये एक नए हैप्लॉइड बेसिडियोमाइसिटीज के हाइफे को जन्म देंगे। ऐसे ही अगर यहां से एस्कोस्पोर्स अलग होते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं तो बच्चों ये एस्कोमाइसिटीज के माइसीलियम को जन्म देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया। और बच्चों लाइफ साइकिल में हमने ये पढ़ा है कि बेसिकली 3 स्टेप होने वाले हैं। पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नाम से ही पता चल रहा है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, और गेमी मतलब फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन, किस किस का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स, ठीक है। 2 मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन आपस में क्या से होने चाहिए, आपस में होने चाहिए कंपैटिबल टाइप, ठीक है, स्पीशीज इनकी सेम रहनी चाहिए, कंपैटिबल टाइप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का क्या मतलब होता है, कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है न्यूक्लियस फ्यूज करने का मतलब है 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2n स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप विल भी क्या बच्चों, मियोसिस। इसका मतलब है डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट will undergo meiosis, will undergo meiosis and form haploid spores, and form
हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या बन जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यहां पर बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये तीनों स्टेप नीट में आ चुके हैं, इनकी सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, और फिर जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट करने के बाद एक नए माइसीलियम को जन्म देते हैं। तो बात हमें बच्चों ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा थ्योरी लिखी हुई है, कोई नोट्स अगर यहाँ से करना चाहे अपने कंप्लीट तो कर सकता है। 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम एंड फ्यूज टुगेदर। फाइकोमाइसिटीज में जो अपना जाइगोट बनने वाला है, डिप्लॉइड सेल बनने वाली है, जाइगोस्पोर जो बनने वाला है वो बहुत ही जल्दी बनता है। इसका मतलब यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज कैसी होती है, शॉर्ट डाइकैरियन स्टेज, शॉर्ट N+N या फिर डाइकैरियन स्टेज, यहाँ पर बहुत छोटी होती है डाइकैरियन स्टेज। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में N+N स्टेज जो है, जिसको डाइकैरियन कहते हैं, या फेज का नाम होता है डाइकैरियोफेज, ये बहुत ही लंबी चलने वाली है। उसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई वो थोड़े टाइम बाद फ्यूज करते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फंगस में फिर बनती हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, अभी डिस्कस कर रहे हैं। और मियोसिस होने के बाद क्या होता है बच्चों, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स दोबारा से क्या करते हैं, हाइफे या माइसीलियम को जन्म देते हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज है फ्रूटिंग बॉडी, आप कभी कंफ्यूज रहे कि फ्रूटिंग बॉडी क्या है। देखिए आपको पता है यहाँ पर पूरा का पूरा अपना माइसीलियम रहने वाला है। देखिए फ्रूटिंग बॉडी हम इसी को बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बहुत सारे बेसिडियम प्रेजेंट है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने आपको एक ही बेसिडियम बना के बताया है, लेकिन यहां पर क्या होंगे, यहां पर बहुत सारे बेसिडियम होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास क्या है, जिसके पास है बहुत सारे बेसिडियम। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एग्रीगेट ऑफ बेसिडियम, बहुत सारे बेसिडियम होंगे, यहाँ पर हमने एक ही बनाया है, उसको बोल देंगे फ्रूटिंग बॉडी। माइसीलियम को क्या बोलने लग जाते हैं फिर, माइसीलियम को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें, यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी है वो है बच्चों बेसिडियोकार्प। बहुत इजी है नाम याद करना, बेसिडियोकार्प। कार्प का मतलब क्या होता है, कार्प का मतलब ही फ्रूट होता है, तो बेसिडियोकार्प इज अ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। इसी तरीके से अगर यहां पर बात करें कि मैम यहां पर फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट ना तो फाइकोमाइसिटीज में है बच्चों, और ना ही ड्यूटेरोमाइसिटीज में है। तो जो यहां पर फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी अपनी होगी उसको बोलते हैं हम लोग एस्कोकार्प। ये क्या होगा, ये भी बहुत सिंपल है, क्या होगा फ्रूटिंग बॉडी, यहां पर होगा एग्रीगेशन ऑफ एस्कस, एग्रीगेशन ऑफ एस्कस। तो बहुत सारे एस्कस आपस में मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारे एस्कस आपस में मिला के बना देंगे एस्कोकार्प। सिंपल, यहां पर हमने एक ही को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर बहुत सारे बन जाएंगे तो उनके पूरे के पूरे क्लस्टर को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडी। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, ये इस बार नीट 2024 में क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पर हमने किंगडम फंगी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। 4 क्लासेस कौन सी है बच्चों, 4 क्लासेस हैं अपनी, फाइकोमाइसिटीज जिनको एल्गल फंगी भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज जिनको सैक फंगी बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज जिनको क्लब फंगी बोलते हैं, और ड्यूटेरोमाइसिटीज जिनका नाम होता है फंगी इम्परफेक्टाई। ओके, क्या बेसिस है इनको 4 क्लासेस में डिवाइड करने का। देखिए पहला बेसिस है अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम की सेप्टेट है या एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, ब्रांच्ड है या नहीं है, कि माइसीलियम कैसा होने वाला है उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। दूसरा है बच्चों मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है कि कौन से टाइप के स्पोर बनाता है, क्या एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, सेक्सुअल स्पोर बनाता है, या दोनों बनाता है या नहीं बनाता है, तो उसके बेसिस पे। तीसरा टाइप है बच्चों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है फ्रूटिंग बॉडी, कि इसके अंदर कौन से टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, क्या फ्रूटिंग बॉडीज बनती भी है कि नहीं बनती। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं अपने, जिसके बेसिस पे हम फंगस को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें बच्चों, फाइकोमाइसिटीज के दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, oomaicities और अपनी जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। अगर हम स्पेशली बात करें oomaicities की, तो oomaicities का अपना नाम होता है एल्गल फंगी। ठीक है, और जाइगोमाइसिटीज को कहते हैं बच्चों कॉन्जुगेशन फंगी। ठीक है, लेकिन आप वैसे भी देख सकते हैं फाइको वर्ड एक्चुअली यूज होता है एल्गी के लिए, तो इसलिए इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं एल्गल फंगी। ठीक है, तो कोई ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको ये नाम याद करने की, बट स्टिल बता दिया है मैंने कि ये 2 टाइप्स में इनको फर्दर डिवाइड करते हैं, ये एक्वाटिक होती है, टेरेस्ट्रियल होती है, इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये कौन से बेसिस हैं जिन बेसिस पर हमने फंगस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है।
अब बच्चों आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स इतने इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लर्न करने, लेकिन हमें दिक्कत होती है, इससे हमने ट्रिक बनाई। देखिए क्या ट्रिक है, फाइकोमाइसिटीज के जो एग्जांपल्स हैं उनको आप याद कर सकते हैं राम से। राम, आर स्टैंड्स फॉर राइजोपस। आर क्या है, आर है राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, राइजोपस को हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पर उगने वाली जो फंगस होती है वो राइजोपस होती है। दूसरी फंगस बच्चों अपनी है यहाँ पर जो एग्जांपल है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या होता है, एल्ब्यूगो बेसिकली एक पैरासिटिक फंगी है, पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। ये क्या करती है, ये पैरासाइट की तरह रहती है, किसके ऊपर, ऑन फंगस, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, ऑन मस्टर्ड। एक तीसरा एग्जाम्पल जो है बच्चों अपना फाइकोमाइसिटीज में वो है म्यूकर। तो आप याद करेंगे ट्रिक राम, कि राम जो ट्रिक है वो किसके लिए बनाई है, वो बनाई है हमने फाइकोमाइसिटीज के सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए, जैसे कि राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। इसी तरीके से कैन, CAN कैन, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये अपनी छोटी ट्रिक बन गई है एस्कोमाइसिटीज के सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए, जैसे कि क्लेवीसेप्स। क्लेवीसेप्स एक एस्कोमाइसिटीज है, एस्परजिलस, एस्परजिलस, और लास्ट अपना जो है एग्जांपल बच्चों वो है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है बच्चों जिसको जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। देखिए कुछ कुछ एक्चुअली बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम जेनेटिक स्टडीज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा यूज होता है एस्चेरेशिया कोलाई, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं एस्चेरेशिया कोलाई को एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इसी तरीके से अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में जेनेटिक्स में क्या चीज होती है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फंगस में न्यूरोस्पोरा एक ऐसी फंगस है जिसको बहुत कॉमनली जेनेटिक्स के काम में हम लोग यूज करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्लेविसेप्स, एस्परजिलस। अब बच्चों बेसिडियो जो एस्कोमाइसिटीज है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी ऐसी फंगस आती हैं जो यहाँ पर ट्रिक में नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर अपनी आ जाएगी यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट, ये इसी में आती है। अपनी आ जाएगी पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ये भी अपनी एस्कोमाइसिटीज की मेंबर है। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये डेलिकेसीज होती हैं और ये भी इसी कैटेगरी में आती है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, बताइए जो यूनिसेलुलर फंगस है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, जो अपनी यूनिसेलुलर फंगस है वो बिलोंग करती है एस्कोमाइसिटीज को। यूनिसेलुलर फंगस बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। पेनिसिलियम भी यहीं पर आती है और मोरल्स एंड ट्रफल्स भी इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं, ठीक है। यहां पर बच्चों डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, देखिए एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है एक फाइकोमाइसिटीज का। कौन सी फाइकोमाइसिटीज का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, म्यूकर। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए डायग्राम देखकर। आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज दिस एंड फ्रॉम टू विच कैटेगरी इट बिलोंग्स टू, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए म्यूकर है ये। यहां पर देखिए एस्परजिलस का डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, फ्लावर टाइप की लग रही है, एस्परजिलस है ये, ठीक है। तो एस्परजिलस किसको बिलोंग करती है बच्चों, एस्परजिलस बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। और यहाँ पर जितने भी बाकी मेंबर्स हैं म्यूकर को छोड़ के, म्यूकर को छोड़ के जितने भी सारे मेंबर्स हैं, डेलिकेसीज देखिए, मोरल्स एंड ट्रफल्स, पेनिसिलियम, ईस्ट, ये सब क्या आएंगे, सारे के सारे अपने एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्कोमाइसिटीज के। ये भी एस्कोमाइसिटीज, ये भी एस्कोमाइसिटीज, और ये भी अपना होता है एस्कोमाइसिटीज। तो आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो फाइकोमाइसिटीज की ट्रिक क्या हो गई बच्चों, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज की अपनी ट्रिक हो गई है कैन, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। यूनिसेलुलर फंगस भी एस्कोमाइसिटीज में आती है, मोरल्स एंड ट्रफल्स भी एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, और पेनिसिलियम भी अपनी एस्कोमाइसिटीज में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों जो ट्रिक है वो है अपनी बेसिडियोमाइसिटीज के लिए। बेसिडियोमाइसिटीज को आप याद कर सकते हैं यूपीए से। देखिए यू में क्या आता है, यूस्टिलैगो, पी से क्या आता है बच्चों, पक्सीनिया, और अपना जो लास्ट आता है वो आता है
अगैरिकस, क्योंकि जो बेसिडियोमाइसिटीज होती है उसमें सारी एडिबल फंगस आती है अगैरिकस। ठीक है, तो यूपीए से आप याद कर सकते। देखो ए आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि ए को कैसे लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि ए सभी में आ रहा है, सारी ट्रिक्स में आ रहा है। यूस्टिलैगो क्या है बच्चों? यूस्टिलैगो है अपनी स्मट फंगी। यूस्टिलैगो क्या है? यूस्टिलैगो है स्मट फंगी। पक्सीनिया क्या है? ये है अपनी रस्ट फंगी। तो कैसे याद करवाया है? अभी बताया आपको कैसे याद कर सकते हैं इस लेक्चर में। उस पर पक्सीनिया होती है रस्ट फंगी और यूस्टिलैगो होती है स्मट फंगी, ये ध्यान रखना है। अगैरिकस क्या है बच्चों? ये अपनी होती है एडिबल मशरूम। अगैरिकस क्या है? अगैरिकस है अपनी मशरूम। तो सारी मशरूम्स किस में आ जाएंगी? सारी की सारी मशरूम्स आ जाएंगी अपनी बेसिडियोमाइसिटीज में। इसी तरीके से बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हम लोग लर्न कर सकते हैं कैट से। जितने सारे बड़े बड़े नाम है फंगस के, जैसे कि कोलेटोट्राइकम, वो सब इसी में आ जाने वाले हैं, कोलेटोट्राइकम। दूसरा एग्जाम्पल अपना आ जाएगा इसी में बच्चों, ऑल्टरनेरिया। सारे बड़े बड़े नाम इसी में आ जाने वाले हैं, ऑल्टरनेरिया। और लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है अपना ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो सारे बड़े नाम वाली फंगस आ जाएगी इसमें। तो क्या ट्रिक्स है? राम किसकी ट्रिक है बच्चों? राम ट्रिक है अपनी फाइकोमाइसिटीज की। कैन ट्रिक है अपनी एस्कोमाइसिटीज की। ठीक है, यूपीए किसकी ट्रिक है? यूपीए ट्रिक है अपनी बेसिडियोमाइसिटीज की। और जो कैट है वो ट्रिक है अपनी ड्यूटेरोमाइसिटीज की। तो ये आपको ट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान रखनी है ताकि आपको नाम ध्यान रहे। अब देखिए हम ए वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगैरिकस के लिए कंफ्यूज ज्यादा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में कौन आती है? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आती है अपनी मशरूम। तो हमें अगैरिकस याद रखना है कि जो अगैरिकस है वो अपनी एडिबल मशरूम का नाम है, तो वो बेसिडियोमाइसिटीज में आ जाएगी। ये बहुत बड़ी स्पेलिंग है ऑल्टरनेरिया, ये किस में आ जाएगी? ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में आ जाएगी। और अपने जो दो एग्जांपल्स हैं ए वाले, जो सबसे छोटी स्पेलिंग है वो फाइकोमाइसिटीज में लोअर फंगी में आ जाएगी, और जो सबसे बड़ी स्पेलिंग है अल्टरनेरिया से भी बड़ी स्पेलिंग है एस्परजिलस की, वो एस्कोमाइसिटीज में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा अपने दिमाग में तालमेल बिठा के इस चीज को लर्न कर लेना है। ठीक है, आइए अब बच्चों देखिए ये सारी फंगस हैं, ब्रैकेट फंगी, पफ बॉल्स, अगैरिकस या मशरूम, ये सब किसी में आती हैं? सारी की सारी आ जाती हैं अपनी बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज बहुत डाइवर्स ग्रुप है, बेसिडियोमाइसिटीज में ये सारी की सारी आ जाने वाली है। बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन आ गए? बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नाम है ब्रैकेट फंगी, पफ बॉल्स, क्लब फंगी, तो सब यही आ जाने वाली है, सब की सब यही आ जाएंगी। तो बच्चों ये हमें बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आइए, अब बच्चों एनसीईआरटी ने बाद में पैराग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को हमने टेबुलर फॉर्म में कंपाइल कर लिया, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने ऐसे हैं जो अलग हैं। और एक बार हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा और उनको एक बार और हम डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए, हाँ जी, कॉमन नेम क्या होते हैं हमने पढ़ लिया है। ऊमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है वो अपना हो जाएगा एल्गल फंगी। ठीक है, तो आप कॉमनली इनको एल्गल फंगी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनका कॉमन नाम होता है सैक फंगी। इनका कॉमन नाम जो होता है वो रहता है अपना क्लब फंगी या फिर ब्रैकेट फंगी। ठीक है, इनका कॉमन नाम जो रहता है वो रहता है फंगी इम्परफेक्टाई। इनको फंगी इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं? फंगी इम्परफेक्टाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए हमें नहीं मिलती है। अब बच्चों हैबिटेट की बात करते हैं। देखिए हैबिटेट इनका बहुत डाइवर्स होने वाला है, बहुत ज्यादा। देखो पहली फाइकोमाइसिटीज के हैबिटेट के बारे में बच्चों ये खास बात है कि सिर्फ ये इकलौती फंगस है जिनके पास एक्वाटिक हैबिटेट होता है। एक्वाटिक, ये हमें पानी में देखने के लिए मिल जाती है, एक्वाटिक हैबिटेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें मिलती है डिकेइंग वुड के ऊपर, डिकेइंग वुड के ऊपर, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। डिकेइंग वुड के ऊपर कौन सी फंगस मिलेगी? मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में वो मिलेगी हमें फाइकोमाइसिटीज। और बच्चों यहाँ पर बहुत सारी फंगस होती हैं, वो अपनी पैरासाइट्स की तरह भी एक्ट करती हैं। जैसे अभी हम पढ़ के आए कौन सी? एल्बिगो। एल्बिगो जो है वो एक पैरासिटिक फंगी है ऑन मस्टर्ड, और उसमें व्हाइट स्पॉट्स जैसी बीमारी कॉज करती है, व्हाइट रस्ट कॉज करती है, सफेद सफेद कर देती है उसके पत्तों को। ठीक है, आइए अब एस्कोमाइसिटीज का हम लोग लर्न कर लेते हैं बच्चों। देखो एस्कोमाइसिटीज में जो फंगस आती है वो अपनी ज्यादातर सेप्रोफिटिक है, सड़े गले को खाती हैं, डिकम्पोजर्स हैं और पैरासिटिक भी है। देखो पैरासिटिक फंगी आपको हर ग्रुप में मिलने वाली है, तो आंख बंद करके आप पैरासिटिक जो मोड ऑफ जो हैबिटेट है वो सब में लिख सकते हैं, पैरासिटिक सभी के सभी होंगे। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होने वाला है बच्चों, यहां पर बहुत सारी फंगस जो होती हैं वो होती हैं आपकी कॉप्रोफिलस।
कॉप्रोफिलस का क्या मतलब है? कॉप्रोफिलस का मतलब है वो फंगी जो फीड करती हैं डंग के ऊपर, फीडिंग ऑन डंग, ठीक है, गोबर के ऊपर ग्रो करती हैं, गोबर के ऊपर फीड करती हैं। इसका मतलब एक्वाटिक हैबिटेट सिर्फ किस में मिल रहा है देखने के लिए? एक्वाटिक हैबिटेट सिर्फ और सिर्फ मिलता है फाइकोमाइसिटीज में। कॉप्रोफिलस फंगी कहां मिल रही है? कॉप्रोफिलस फंगी मिलती है सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज में। तो ये कुछ यूनिक बातें हैं, बाकी फीचर्स आपको कॉमनली कहीं भी मिल जाएंगे, बट ये यूनिक फीचर्स हैं। ऐसे ही बच्चों अगर बेसिडियोमाइसिटीज के हैबिटेट की बात करें तो ये हमें सॉइल में भी मिल जाएंगी, ठीक है, ये हमें लॉग्स पे, वुडन लॉग्स के ऊपर, और ये हमें ट्री स्टम्प्स के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। और पैरासिटिक तो हमें हर जगह हर ग्रुप में मिल ही सकती है, ये भी पैरासाइट्स हो सकती है। जैसे हमने पढ़े हैं एग्जांपल यूस्टिलैगो एंड पक्सीनिया, ये क्या है? ये प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं, है ना, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो पैरासिटिक भी हो सकती है, पैरासाइट्स भी हो सकती है। तो यहाँ पर यूनिक फीचर क्या है? यहाँ पर यूनिक फीचर ये है कि ये हमें वुडन लॉग्स और ट्री स्टम्प्स के ऊपर देखने के लिए मिलती हैं, ट्री ट्रंक्स के ऊपर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज के हैबिटेट की, तो ये फंगी भी अपनी ज्यादातर क्या होती है? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक भी हो जाएंगी। और बच्चों इनके हैबिटेट की जो खास बात है वो ये है कि दे आर डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स ऑफ लिटर। नीट में स्टेटमेंट आ चुकी है, डीकंपोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प्स इन मिनरल रिसाइक्लिंग, एंड हेल्प्स इन मिनरल रिसाइक्लिंग, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या क्या यूनिक फीचर्स हो गए हैबिटेट के बारे में? एक्वाटिक हैबिटेट सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में, कोप्रोफिलस सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज में, सॉइल में और ट्री स्टम्प्स के ऊपर या लॉग्स के ऊपर बेसिडियोमाइसिटीज में, और डीकंपोजर्स ऑफ लिटर एंड मिनरल रिसाइक्लिंग। डीकंपोजर्स ऑफ लिटर एंड मिनरल रिसाइक्लिंग कहां देखने के लिए मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ डिटेरोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलता है, ठीक है बच्चों। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड आप देख सकते हैं ज्यादातर सभी में, और पैरासिटिक तो सभी है, पैरासिटिक 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 एंड पैरासिटिक, ठीक है। तो ये आपको हैबिटेट इस तरीके से एक टेबल बना के अच्छे से बहुत लर्न कर लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चों अगर माइसीलियम की बात करें, यहाँ पर माइसीलियम कैसा हो जाएगा? माइसीलियम यहाँ पर हो जाने वाला है अपना एसेप्टेट। हमें पता है जो फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम है उसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक या फिर एसेप्टेट। बाकी सारे जितनी भी अपनी हायर फंगी है बच्चों, जितनी भी हायर फंगी होती हैं उनका सेप्टेट या माइसीलियम कैसा होता है? उनका जो माइसीलियम है हाइफे है वो होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ऐसे ही बेसिडियोमाइसिटीज का जो अपना माइसीलियम होता है वो होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है वो भी बच्चों अपना होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। तो एंड को आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, फ्रूटिंग बॉडी, यहां पर कोई फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं है, यहां पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं, इसलिए यहां पर भी फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है। लेकिन यहां पर हमें फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए मिलती है। तो एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है, ऐसे ही बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है। और हम इनकी फ्रूटिंग बॉडीज के नाम भी याद कर चुके हैं। यहां पर हम बोलते हैं एस्कोकार्प, और यहां पर जो फ्रूटिंग बॉडी है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, सेक्स ऑर्गन्स यहां पर भी एब्सेंट होते हैं और यहां पर भी सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में कि मैम आप बेसिडियोमाइसिटीज में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ा है, सेक्सुअल स्पोर्स भी पढ़े हैं, बेसिडियो स्पोर्स, तो वो कैसे बनते हैं अगर सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है? तो उसको भी डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें सेक्स ऑर्गन्स फाइकोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हम पूरा का पूरा टॉपिक एक्चुअली टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने लास्ट में पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको एक बार पूरा का पूरा कंपाइल कर लेते हैं। देखिए, अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ए प्लानोस्पोर्स जिनका दूसरा नाम है स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पर? हम ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा माइसीलियम होता है फाइकोमाइसिटीज का वो कैसा होता है? वो सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। इस तरीके से बच्चों जो सिनोसिटिक माइसीलियम होता है उसमें से एक ग्रोथ निकलती है, इस तरीके से एक ब्रांच निकलती है,
और उस ब्रांच में क्या बनता है, उस ब्रांच में बनता है स्पोरेंजियम। उस ब्रांच में इस तरीके से क्या बनता है, स्पोरेंजियम। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम। देखिए अब क्या होता है, अब बच्चों इस स्पोरेंजियम के अंदर यहां पर माइटोसिस होता है, ठीक है। जितने भी अपने एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे वो बनेंगे माइटोसिस से। हमें पता है एक फंगस की जो बॉडी होती है वो हेप्लॉइड बॉडी होती है, तो अगर हेप्लॉइड बॉडी के अंदर माइटोसिस होगा तो बच्चों कैसे स्पोर्स बनेंगे, तो सारे के सारे जो स्पोर्स बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं अपने हेप्लॉइड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं फंगस के अंदर, ज़ूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स, वो हेप्लॉइड होते हैं और वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम उसके अंदर बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये स्पोर्स जो है यहां बनने वाले हैं। और ये स्पोर्स अगर इनमें बच्चों फ्लैजिला होगा, इन स्पोर्स के अंदर अगर फ्लैजिला होगा तो वो कहलाएंगे ज़ूस्पोर्स, और अगर इन स्पोर्स के पास फ्लैजिला नहीं होगा तो ये कहलाएंगे अपने एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्लियर है पिक्चर। अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर जाइगोस्पोर बनता है। यहां पर क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं मैम, दो माइसीलियम इस तरीके से कंपैटिबल स्ट्रेन वाले दो माइसीलियम ऐसे आएंगे और इनका जो हाइफा होता है वो कैसा होता है, वो होता है सिनोसिटिक, ठीक है। वो आपस में दो हाइफे के दो सेल्स इस तरीके से सामने सामने आएंगे, वो अपने पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले अपने प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगे, ठीक है। और फिर इनमें तुरंत क्या हो जाएगी, इनके अंदर तुरंत अपना प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज हो जाने वाला है। क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। इस डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर मैम होती है मियोसिस। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनेंगे बच्चों वो कैसे बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने स्पोर्स बनेंगे वो बनेंगे मियोसिस से। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से यहाँ पर ये जाइगोट बैठा हुआ है जिसके अंदर, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोस्पोर। बेसिकली फाइकोमाइसिटीज में चाहे आप जाइगोट कहिए चाहे आप जाइगोस्पोर कहिए एक ही बात है, ये क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब इस जाइगोस्पोर के अंदर होगी आपकी मियोसिस, और मियोसिस के बाद यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, मियोसिस के बाद यहाँ पर इस जाइगोस्पोर या जाइगोट के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनने वाले हैं। मियोसिस के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगी और बहुत सारे स्पोर्स एंडोजिनस बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे। स्पोर्स का क्या नाम है बच्चों, स्पोर्स को हम oospores या जाइगोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो मियोसिस हो जाएगी। तो ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसकी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फाइकोमाइसिटीज की, कि दो हाइफे कंपैटिबल स्ट्रेन के एक दूसरे के पास आएंगे, एक एक सेल इनकी गैमीट सेल या सेक्स सेल की तरह एक्ट करेगी, ये आपस में साइटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगे, ठीक है। डाइकैरियन स्टेज बनेगी, लेकिन डाइकैरियन स्टेज जो होती है इनकी वो बहुत ही शॉर्ट होती है। तुरंत क्या बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा यहाँ पर जाइगोट, और उसी जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी जाइगोट को हम लोग बोलते हैं बच्चों जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर कैसे बनता है, यहाँ पर जाइगोस्पोर जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, वो बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये देखिए मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोस्पोर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें मियोसिस के बाद बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स जर्मिनेट करके बनाते हैं न्यू माइसीलियम। ये स्पोर्स क्या करेंगे बच्चों, ये स्पोर्स करेंगे जर्मिनेट और ये बनाएंगे न्यू माइसीलियम। तो इस तरीके से फाइकोमाइसिटीज की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो चलती है। ऐसे यहां पर होगा सेम, ये जो स्पोर्स बनते हैं ये जर्मिनेट करेंगे और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे नया माइसीलियम, ठीक है। तो चाहे आप बात करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, चाहे आप बात करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दोनों में स्पोर से नया माइसीलियम बनने वाला है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एस्कोमाइसिटीज को। एस्कोमाइसिटीज में क्या पढ़ा है, एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया से होती है, यहां पर भी होता है। मान लीजिए ये किसी एस्कोमाइसिटीज का हाइफा है या फिर माइसीलियम है। माइसीलियम कैसे रहते हैं, यहाँ पर ब्रांच रहते हैं, तो इस तरीके से ब्रांचेस भी हो सकती हैं। अब इसी ब्रांच में से एक स्ट्रक्चर उठता है इस तरीके से, और ये क्या बनाता है, ये मैम यहां पर इस तरीके से डिवाइड कर करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा। यहां पर एक स्पेशल टाइप का माइसीलियम बनता है मैम, इस माइसीलियम का नाम होता है अपना कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। जब एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो यहां पर जो माइसीलियम है उस माइसीलियम को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। और इस माइसीलियम के ऊपर माइटोसिस से बच्चों क्या होता है, इस कोनिडियोफोर के ऊपर जो कि एक माइसीलियम है, इसके अंदर जब माइटोसिस होगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनते हैं इस तरीके से
कोनिडिया। और जब ये कोनिडिया बनेंगे तो ये कोनिडिया कभी भी अंदर नहीं बनेंगे, ये कोनिडिया कहां बनेंगे बच्चों, ये कोनिडिया बनेंगे इसकी बॉडी के बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये कोनिडिया मैच्योर हो जाएंगे और ये जर्मिनेट करेंगे, ये कोनिडिया जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये कोनिडिया जहां पर भी जाकर गिरेंगे और सॉइल में जर्मिनेट करेंगे, ये बनाते हैं न्यू माइसीलियम। किसका नया माइसीलियम, ये बनाएंगे नया माइसीलियम एस्कोमाइसिटीज का। ठीक है, तो इस तरीके से एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर हम एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चों क्या होता है, देखिए यहां पर क्या होता है, आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं, पहले दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, ये दो हाइफे हैं, दोनों हाइफे कैसे होंगे बच्चों, दोनों हाइफे अपने रहेंगे हैप्लॉइड। इन दोनों हाइफे की एक एक सेल जो है वो आगे आएगी और वो सेक्स सेल की तरह बिहेव करेगी। ये क्या है, ये कहलाते हैं इनके सेक्स सेल या फिर सेक्स ऑर्गन्स। अब ये क्या करेंगे दोनों बच्चों, ये आगे आकर इस तरीके से इन दोनों का क्या फ्यूज कर जाएगा, इन दोनों का न्यूक्लियस इस तरीके से एक ही जगह आ जाने वाला है। एक के न्यूक्लियस को बच्चों येलो से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस को हमने यहाँ पर येलो से ड्रॉ कर लिया है, तो दो हाइफे हैं, एक का न्यूक्लियस येलो एक का रेड, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है यहाँ पर। और बच्चों ये दोनों न्यूक्लियस इस तरीके से फ्यूज कर जाते हैं। आपको पता है इनका हाइफा सेप्टेट रहेगा और ब्रांच रहेगा। ठीक है, अब इस स्टेप को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, पढ़ चुके हैं, दोनों का क्या हो गया है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया है। अब क्या होगा, इनमें जो n+n स्टेज रहने वाली है, जिसको हम डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं, ये बहुत लंबी चलती है। ठीक है, डाइकैरियोन स्टेज आएगी, तो पहला स्टेप हो गया प्लाज्मोगेमी। एस्कोमाइसिटीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप क्या हो गया, डाइकैरियोन फेज। और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, अपना तीसरा स्टेप हो जाएगा कि मैम इनके जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे। इनके न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे बच्चों, इनके जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, वो एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। अब क्या होगा बच्चों, अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में मैम होगी मियोसिस। ठीक है, ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको बोलते हैं एस्कस। एस्कोमाइसिटीज में क्या बनता है, एस्कोमाइसिटीज में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं एस्कस, जिसके अंदर डिप्लॉइड जाइगोट प्रेजेंट होता है। और ये अब क्या बनाएगा बच्चों, इसके अंदर बन जाएंगे बहुत सारे स्पोर्स। यहां पर क्या होगा, इस एस्कस के अंदर होगी मियोसिस, क्योंकि एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट है, एस्कस के अंदर प्रेजेंट है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। उसके अंदर मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोसिस के बाद बनेंगे यहाँ पर बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स। सेम चीज होगी, जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो बनेगा न्यू माइसीलियम। न्यू माइसीलियम, तो ये नई फंगस को जन्म देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो स्पोर्स बनेंगे वो बनेंगे इसके अंदर। तो एंडोजिनसली प्रोड्यूस स्पोर्स हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस तो होती है, मियोसिस के साथ साथ कई बार यहाँ पर माइटोसिस हो जाती है और इस तरीके से 8 सेल्स बन जाते हैं। एक सेल में मियोसिस होगी, 4 स्पोर्स बनेंगे। 4 स्पोर्स के अंदर जब माइटोसिस होगी तो कितनी सेल हो जाएंगी, 8, है ना। माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस में सेल का नंबर डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे बन जाने वाले हैं 8 एस्कोस्पोर्स, और जब ये 8 एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो ये नए माइसीलियम को जन्म देंगे। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों किसकी, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, कहाँ बनते हैं, अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, एस्कस के अंदर। बहुत सारे एस्कस जब इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए ये एस्कस है और बहुत सारे एस्कस एक फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिसके पास बहुत सारे एस्कस है। ठीक है, यहाँ पे एस्कोस को, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प। इसी तरीके से अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कॉमनली हमें देखने के लिए मिलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो कॉमनली होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, तो ये बात ध्यान रखनी है। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स तो नहीं मिलते, लेकिन इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, मेनली थ्रू फ्रेगमेंटेशन। अब बच्चों स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है बच्चों, जैसे हम एस्कोमाइसिटीज में तो ये बोल देते हैं कि इस माइसीलियम में से जो एक सेल है वो सेक्स सेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि इनकी जो ये सेल्स आगे आती है ना इस तरीके से, जो सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आती हैं, इनको बोला गया है कि इनको सेक्स सेल्स नहीं बोलते।
बस इनको सेक्स सेल नहीं बोला जाता है, इनको बोलते हैं कि ये इनकी बॉडी की वेजिटेटिव सेल्स हैं, बस इतना फर्क है। एस्कोमाइसिटीज में या फाइकोमाइसिटीज में जो सेल्स आगे आती हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, शुरुआत वाली सेल्स, उनको सेक्स सेल बोल देते हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स बोल देते हैं। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको सेक्स ऑर्गन्स नहीं बोला जाता है, उनको बोला जाता है कि ये इनकी बॉडी की वेजिटेटिव सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, ये आगे आती हैं और इस तरीके से सेम वही प्रोसीजर फॉलो करती हैं जो एस्कोमाइसिटीज करती है। क्या करेंगे बच्चों, पहले इन दोनों का क्या होने वाला है, पहले इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस कौन सा है, येलो, और दूसरा न्यूक्लियस कौन सा है बच्चों, ये। बाकी सारा का सारा जो माइसीलियम है वो एज इट इज रहेगा। दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया है, लेकिन यहाँ पे जो डायकैरियन फेज होती है वो बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है, इसलिए n+n कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद मैम होगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, उसके बाद यहाँ पर मैम इनके न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं इस तरीके से। और जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं बच्चों, ये माइसीलियम एज इट इज रहेगा, जो न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये एक क्लब शेप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर अपना रहता है डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। n+n फ्यूज करके क्या बनाएंगे, n+n फ्यूज करके बनाएंगे डिप्लॉयड जाइगोट। और इस तरीके से जो यहाँ पर स्पोर्स बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं बाहर की तरफ। इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, इन स्पोर्स को बोला जाता है बेसिडियोस्पोर्स। क्या नाम है स्पोर्स का, स्पोर्स का नाम है अपना बेसिडियोस्पोर्स। कैसे स्पोर्स होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्यों, क्योंकि मियोसिस से बने हैं। इस जाइगोट के अंदर क्या होती है, इस जाइगोट के अंदर हो जाएगी मियोसिस और यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे बच्चों, स्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद बनाते हैं नया माइसीलियम। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है कि मैम ये पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेक्स सेल्स आर एब्सेंट। सेक्स सेल्स या सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, लेकिन बॉडी की नॉर्मल सेल्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी की नॉर्मल वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स जो है, बस हैं ये सेक्स सेल्स, देखो काम तो ये वही कर रही हैं, लेकिन ये हैं बॉडी की नॉर्मल सेल्स, बस ये बोला गया है यहाँ पर। वो पार्टिसिपेट कर रही हैं आपका प्लाज्मोगेमी में। इन दोनों सेल्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है और इन दोनों सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है जब ये फ्यूज कर जाता है, यहाँ पर n+n कंडीशन बनती है, बहुत लंबी चलती है बेसिडियोमाइसिटीज में। थोड़े टाइम के बाद इनका वो स्ट्रक्चर भी फ्यूज करके यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। और जब ये डिप्लॉयड जाइगोट बनता है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं क्लब शेप स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेसिडियम। और इस बेसिडियम के अंदर हो जाएगी अपनी क्या, मियोसिस, और बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर्स का क्या नाम है, बेसिडियोस्पोर्स। कितने स्पोर बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे। और चारों जर्मिनेट करके क्या करेंगे, चारों स्पोर जर्मिनेट करके बनाने वाले हैं आपके नई माइसीलियम को, ठीक है। तो यहां पर पढ़ लेते हैं एक बार। बट द प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, ठीक है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। आपने देखा है ये बेसिडियम जब बनता है, देखिए यहाँ पर इस फ्यूजन के बाद, ये फ्यूजन कहाँ हो रहा है, जब ये फ्यूजन होता है बच्चों, ये फ्यूजन इसी स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, यहाँ पर ही फ्यूजन होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गए, लेकिन ये न्यूक्लियस कब फ्यूज करेंगे, ये न्यूक्लियस इस स्ट्रक्चर के अंदर ही फ्यूज करेंगे जिसको हम क्लब शेप स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, न्यूक्लियस का फ्यूजन और मियोसिस दोनों कहां हो रहे हैं, न्यूक्लियस का फ्यूजन और मियोसिस दोनों होते हैं आपके इस बेसिडियम के अंदर। लेट मी इरेज दिस, ठीक है, कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे, ठीक है। ये बेसिडियम है, इस बेसिडियम के अंदर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है और इसी के अंदर होती है मियोसिस। और लेकिन जो बेसिडियम है इसके बाहर बनते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स कैसे हैं बच्चों, जो अपने स्पोर्स हैं दे आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम एंड बेसिडिया आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियम जब बहुत सारे होंगे, एक माइसीलियम के ऊपर जब बहुत सारे बेसिडियम होंगे, उसको क्या बोल देते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देते हैं बेसिडियोकार्प, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब लास्ट डिस्कस करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंगी इम्परफेक्ट टाइप बोलते हैं, फंगी इम्परफेक्ट टाइप, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलती नहीं है, यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं फंगी इम्परफेक्ट टाइप, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमें कौन सा रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ के मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए।
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने के लिए यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो अपने हो जाएंगे कोनिडिया। देखिए एक्चुअली बच्चों यहाँ पर होता ये है बच्चों यहाँ पे होता ये है, जिन फंगस में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है इनिशियली, उनको हम इस ग्रुप में रख देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती रहती है, आप मान लीजिए किसी ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर पर आप स्टडी कर रहे हैं और आपने ये पाया कि इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो जिस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, आप इनको अकॉर्डिंगली क्या करते हो, एस्को या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में आप इनको पुट कर देते हो। ठीक है, तो इनिशियली क्या करते हैं, जिन जिन फंगस के पास कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं और वहां से उठाकर इनको हम क्या करते हैं, एस्को या फिर बेसिडियोमाइसिटीज के ग्रुप में पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे जो शॉर्ट रिव्यूज दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स और लाइकेन्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके।